सारे टॉपिक कराएंगे ना, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब ना। सारे एक साथ ही करेंगे अपन, ठीक है। पहली बात एक चीज़ समझो, देखो ध्यान से समझना, अपन जो हिस्ट्री को लेके अप्रोच क्या रहने वाली है। देखो मोस्टली मैंने जो हिस्ट्री में देखा है, ध्यान से समझो कि जो आपका एनसीईआरटी है वो ज़रूर पढ़ना, 6ठी 7वीं 8वीं जो है यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात 9 10th का और 11th का तो मैंने बताया, 11th तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है ना, 9th पढ़नी है। 10th का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो मैंने भेज दिया था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आती है 12th के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर एक बार पढ़ लेना, और जो इनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट 3 के जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो मैंने भेज दिया आप लोगों को, अपन एक बार जरूर पढ़ना है इनको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है एनसीईआरटी की 11th जरूर पढ़ना, 12th मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपन 11th में याद रखना कि जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात मैप तो इनके भी यहाँ 6ठी 7वीं 8वीं इनके मैप, ये भी मैप याद रखना, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है मैं बताता हूँ। मैप से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, पहली बात वो हमेशा पूछेगा, आपकी बार देख लेना बहुत क्वेश्चन आएंगे मैप से। ज्योग्राफी के मैप हो गए और हिस्ट्री के मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरी बात, जो जितनी भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जिस बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जो मैंने आपको भेजा भी था, औरंग वाला क्वेश्चन याद करो, वहीं से पूछा यूपीएससी ने, ऐसे बॉक्स में किसी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात कोई इमेज है फिर उसके बारे में कुछ लिखा है, ठीक। तीसरा चीज़ जो मैप दिया है, लगभग जो आप हिस्ट्री के मान के चलो कि 1/3 क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, समझ में आया। मैप से थोड़ा बहुत वो इमेज को एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी से जो बनेंगे, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, अब की बार 2024 में बताऊंगा, अब मैंने भेजा भी था आपको इमेज, उस दिन करवाया भी था, तो ये चीज़ याद रखना कि कैसे तो वो जो है मैप जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ मान लो कि यहाँ पे स्टोरी दिया रहता है, ठीक है, कोई डायग्राम मान लो कि कुछ ब्रैकेट में दी है, कोई इमेज दिया है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, या जो यहाँ पे एक अलग से वर्ड देता है उसके बारे में पूछता है, तो 1/3 क्वेश्चन आपको, मतलब 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे। उसके बाद में जो वो क्वेश्चन बना रहा है, आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा है एक शब्दावली वाली, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके पीछे भी दिया है, 12th की आर्ट एंड कल्चर की पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दिया है पीछे, पर ज़्यादा 12th वाली तो इतना ज़्यादा फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं, पर 11th के जो पीछे जो दिया है और जो मैंने एक पीडीएफ भेजी है वो वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब याद करो, जैसे एक वर्ड दे देता है, जैसे परामिता पूछा था, परामिता का क्या होता है, ऐसे टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, ये तो आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक, ये तो जरूर पढ़ना ही है आपको। अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि भाई कहाँ से हिस्ट्री को, जैसे मान लो कि कोई विपिन चंद्रा पढ़ रहा है तो विपिन चंद्रा ही पढ़ना, बस ओनली उसी से काम हो जाएगा। अगर किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो वो स्पेक्ट्रम ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। पर ये जरूर है, नहीं एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ लेना, पर उसके अलावा अगर जो है एडवांस बुक में या फिर को जो है कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है तो वो यही पढ़ना, ये जरूरत नहीं है। अगर कोई कोचिंग नोट पढ़ रहा है साथ में विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ में आया, ठीक है। जैसे अनुभव भाई वो क्लास की है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं तीनों की ही बात बता रहा हूँ, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, सबके लिए कोई ज़रूरत नहीं है फिर उसको अलग से जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने, पर हाँ ये बेसिक एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा, वो सबको पढ़ना। पर याद रखना कि जिसने अगर क्लास नोट्स मतलब कोचिंग किया उनके लिए, अगर मान लो कि जो है ओनली स्पेक्ट्रम पढ़ रहे तो स्पेक्ट्रम में पढ़ना, ना तो उनको कोचिंग नोट पढ़ने की जरूरत है ना विपिन चंद्रा पढ़ने की जरूरत है, एक ही चीज़ पढ़ो। अगर कोई विपिन चंद्रा पढ़ रहा है तो मेरा मानना है कि वही पढ़ो। एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैं बताता हूँ, जो मान लो कोचिंग नहीं किए उनके लिए क्या करना है। एंशिएंट और मिडिवल के लिए याद रखना कि जैसे मिडिवल के लिए कुछ चैप्टर तो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग उसमें से क्या करो, जो मैप दिया है, मैप और वोकेबलरी जो दिया है उसमें है ना, हर चैप्टर के पीछे दिया है उसमें, वहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो मैप से क्वेश्चन पूछा है वहाँ से, एंशिएंट और मिडिवल दोनों की बात बता रहा हूँ। एक मैप से क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद में ना टाइम पीरियड ऐसे कुछ दिया भी है, ठीक है। दूसरी बात है ना, जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है, चैप्टर के यहाँ पे एक हाईलाइट करके दे दिया है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप अभी जो है एटलीस्ट ये करो कि इनके जो पीछे जो है मैप दिया है उनको एक जगह कर लो, ठीक है, उनको पढ़ लो अच्छे तरीके से। साथ में जो है मैं आपको शायद मैंने बुक भेजी भी थी आप लोगों को, चलो मैं दिखा दूंगा, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये जो है एनसीईआरटी की खासियत है, तो एंशिएंट मिडिवल में भी आपको यही काम करना है, ठीक है। अब उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूंगा आपको, यहाँ से समझ में भी आ जाएगा, तभी मैं बताऊंगा जब पहले अपन पूरा पीवाईक्यू कर लेंगे। तो ये होगी जो चीज़ है जहाँ से आपको ये सोर्स है जो टारगेट करना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी बोल दे उड़ान उड़ान कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद में आती है भाई क्या चीज़ और इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बात ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होंगे, 100% सोल्व होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, लगते हैं ट्रिक
ट्रिक के साथ याद रखना कि PYQ के क्वेश्चन आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। PYQ के सारे क्वेश्चन जो आप 1993 से अपन करेंगे, अपन 2024 तक सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे फ़ायदा मिलता है, उससे कल मैंने एक आपको डेमो भी भेजा था। दूसरी बात, जब वो ऑप्शन बना रहा है उसका भी आपको माइंड में रखना है कि कल याद करो जो मैंने क्वेश्चन भेजा था, जबकि यार वो डायरेक्ट उसमें ऑप्शन लग रहा है, उसमें वही ट्रिक थी उसके। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इस टाइप की स्टेटमेंट उसका बी आंसर होता है, जैसे 1 2 3 दे देता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, इस टाइप का। तो ये पैटर्न पकड़ो, अगर ऐसा पैटर्न तो मोस्टली वो भी आता है, तो आप भी पकड़ो ऑब्जर्व। मैंने कल बहुत सारे पेपर में देखा भी, इधर भी आपको मिलेगा। तो ये पैटर्न पकड़ना ऑप्शन वाला। दूसरी बात देखो, स्टेटमेंट वाला मैंने बता दिया 2024 में, जो 2011 के डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसी पेपर से डायरेक्ट रिपीट हुआ था। उसमें बोल रहा है कि जब आपातकाल हो गया था तब भी जो खेड़ा सत्याग्रह था वहाँ पे टैक्स वसूला जा रहा था, इसीलिए गांधी जी वहाँ पे आंदोलन करते हैं। समझ में आया? वहीं 2024 में क्या बोल रहा है कि आपात, जैसे भाई आपात मतलब डिजास्टर आ जाता था, तब जो अंग्रेज जो है कि वो छूट दे देते थे। अब सोचो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ से अपने को सही आंसर पता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको याद है तो वहाँ से गलत काटो, दूसरा स्टेटमेंट सही। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप जो है ट्रिक लगा पाओगे। पहली बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो देखो यही चीज़ें हैं जो बेसिक्स। देखो ज़्यादा मत पढ़ने की सोचना, ऐसा नहीं जो मैंने बता दिया उसे उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने के चक्करों में जाओगे तो मरोगे। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि जो PYQ वाली जो क्लासेज है 2011 से लेके 2023 तक, उन क्लासेज को मैं फिर 12 बता रहा हूँ 5 बार देखना ही है। तो उनको बार बार देखो, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपकी चीज़ें जो बार बार जो है माइंड, फिर देखो नई चीज़ें आप क्या हो रहे हो कि पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हो। कल किसी ने टेस्ट लगाया ना, किसी के मान लो कि मैं देख रहा हूँ 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 60 हो रहे हैं, किसी के 70 हो रहे हैं। अब जैसे पूजा का था, उसने भाई क्लासेस देख ली थी, तो उसका फायदा हो रहा है कि 91 के समथिंग क्वेश्चन सही हुए थे उसके 89 से। तो भाई इतने होने चाहिए, तब इसका मतलब आप ट्रिक लगा पा रहे हो। अगर इतने अभी भी इतने ही हो रहे हैं 60 70 50 60, इसका मतलब आप नॉलेज से इस तरीके से कर रहे हो, ट्रिक भूल चुके हो आप। सीधा सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ समझो, ट्रिक ट्रिक से ही हुए थे 50-60 वो भी उसी से हुए थे। अब तो आप सोच लो, फिर तो बहुत खतरनाक स्थिति में हो तुम लोग। हमको तो सीधे 50 नंबर का बेनिफिट हुआ है। अरे 50 के भाई बहुत नंबर का बेनिफिट होता है। आप लोग बन वही है ना कि उन क्लासेस को देख ही नहीं रहे, तो कैसे फ़ायदा मिलेगा आपको। चलो अभी देखो, ध्यान से देखना। अब आज शुरू करते हैं अपन हिस्ट्री के क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आप देखो, मैं पहले बता रहा हूँ पहली कंडीशन क्या है ट्रिक का। पहली ये है कि PYQ एकदम रच बस जाने चाहिए आपके माइंड में, तब जाके आपके लिए, चाहे हिस्ट्री, मैं फिर बता रहा हूँ, वो दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन बना ले UPSC, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। और आप मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यही तरीका इस एग्ज़ाम को निकालने ना भूल जाओ। नॉलेज तो चलो ठीक है, नॉलेज थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, चल जाएगा काम, परंतु अगर आप ये ट्रिक लगाना ये अच्छे से नहीं सीख रहे, फिर भूल जाओ इस एग्ज़ाम को निकालना। फिर देख लेना, गारंटी साथ बता रहा हूँ, 60 नंबर 70 नंबर इससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाओगे आप इस एग्ज़ाम में। ये चीज़ मेरा अनुभव है भाई, मैं 7-8 सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे खुद को पता, 7 बार मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैंने वो कंडीशन भी देखी है कि जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा तब भी मेरे 50-60 नंबर पहुँचे। आज मेरा पेपर ले लो तुम लोग, मैं 80-90 नंबर तो ऐसे भी ले आऊँगा, मैं सही बता रहा हूँ ये चीज़। अगर मुझे सो पा रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे क्या है ट्रिक हो, और जैसे मैं खुद बता रहा हूँ 2024 वाले मेरे ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें जो मैं ट्रिक नहीं लगा पाया, मेरे से भी गलतियाँ होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर यह है कि आपके पास एकमात्र तरीका यही है इस एग्ज़ाम को निकालने का, ये चीज़ याद रखना। अगर आप इसको अच्छे से नहीं लगा रहे हो तो फिर आप भूल जाओ। चलो ठीक, अब शुरू करते हैं अपन। मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चनों को, और आज मैं ना थोड़ा साथ में है आपको थोड़ा बेसिक्स जो है वो करवाते भी जाऊँगा, ताकि एक हिस्ट्री का आपका बेस तैयार हो जाए, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है कि हमारा हिस्ट्री बहुत ख़राब है, तो यहाँ से मैं कुछ बताते भी जाऊँगा आपको, है ना, जो कुछ इन्फॉर्मेशन करवाते जाऊँगा आपको। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। ये तो मैं क्वेश्चन करवा दिया था ना उस दिन, कार्ल मार्क्स वाला, तो उसी टाइम करवा दिया था, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, देखो ये है PYQ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ओनली PYQ ही करो, कोई टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टाइम टेस्ट सीरीज देने का नहीं, मैंने जब अक्टूबर में बोला था तब भी मैंने बोला था कि टेस्ट सीरीज लगानी तो अभी से लगाओ। अब कोई भी कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन है जो 2024 में डायरेक्ट रिपीट हुआ, याद आया क्वेश्चन? अब पहली बात तो याद ही नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन था जो 2024 में रिपीट हुआ था। अरे लघु विखंडन वो कुछ याद आया? अब याद आएगा तब पता रहेगा ना। दूसरी बात देखो, ये स्कीम वाले क्वेश्चन सोचो कब सही होते हैं, ये याद होनी चाहिए भाई। जब UPSC स्कीम का क्वेश्चन पूछी थी तो क्या हुआ था उसमें,
अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी ये आएगा एक अटल पेंशन योजना वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें जो है एज डिफरेंस गलत दिया था, अब की बार भी वो सेम चीज़ लगी है। तो ट्रिक इस तरीके से लगा पाओगे तब सही करोगे। ये देखो ये ट्रिक मैंने क्या बोला था, जब ऐसे बोल दे, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड वाइड हो और सिंपल दिया, सारे चारों के चारों सही। अगर ये ट्रिक याद थी तो 2024 में 5 क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, 5 क्वेश्चन। अब वही बात है ना, अब तुम लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहेगी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। अब ये चीज़ जाके देखो 2024 में 5 क्वेश्चनों में डायरेक्ट लगा है, जहाँ पे भाई नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, सारे के सारे आंसर होते हैं। अब ये करोगे तभी तो आप कर पाओगे ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। चलो आगे देखो, यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया हिस्ट्री का। चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन। यहाँ से मैं देखो कुछ कुछ चीज़ें कराते भी चलूँगा। अब देखो यही 2024 का क्वेश्चन है, ये 2017 में भी रिपीट हुआ। अब आ जाओ 53 क्वेश्चन। तो इसमें दोनों चीज़ रहेगी, अपन थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी गेन करते चलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है अपन साथ में ट्रिक तो लगाना सीखना ही है, परंतु वो बिल्कुल भी गलत ना हो, वो चीज़ अपना जो है टारगेट रहेगा। ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देख एक चीज़ देखो 1793 देखो यही इन्फॉर्मेशन से आपका एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद, याद करो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ, लिखते जाना अपने पेपर में। स्थायी बंदोबस्त पहली बात, इसी को याद रखना कि अपन जो है अनुपस्थित जमींदारी भी बोलते हैं। और अब की बार अगर थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन पता होती है 2024 वाले क्वेश्चन सही कर लेते। अनुपस्थित जमींदारी का क्या होती थी, इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब ये होता था, ध्यान समझना, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज भाई सब भाई गाँव के जमींदारों के पास चले जाते थे, जो शहर में जो महाजन हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास जाते थे, भाई अब ये है, ये आपको जमींदारी ले लो। तो ये क्या करते थे, फिर यहाँ से ये जो गाँव में जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, उनको कॉन्टेक्ट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते थे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई किसान के पास जो कलेक्ट कर रहा है वो कोई और ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए इसको अनुपस्थित जमींदारी बोलेगी। भाई रियल में तो ये है, परंतु ये सब ये नॉर्मल लोग जो यहाँ से किसानों से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त इसलिए बोला जाता है कि स्थायी एक चीज़ एक साथ ही मतलब फिक्स कर दिया गया कि आप यही रहेगी, आप कितने भी साल करते रहो जमींदारी, ठीक है। उसके बाद में इसको एक सूर्यास्त करके भी बोलते हैं इसमें, और उसी कॉन्सेप्ट पे इसने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2000 में। सूर्यास्त का मतलब ये होता था, जैसे आज भाई एक महीने में इनको जैसे होता है ना भाई, आपको जैसे भाई महीने के आखिरी दिन सैलरी आती है, वैसे ये था अंग्रेजों को, भाई इस डेट तक हमारे पास जो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट होकर हमारे पास आ जाना चाहिए। जिसका नहीं आता था उसकी जिम्मेदारी को किसी को दूसरे को दे दिया जाता था। यही क्वेश्चन था आपके पास जो पूछा था, इसीलिए याद रखना इसको। वो भी चीज़ भी बोलते हैं, सूर्यास्त करके भी बोलते हैं कि भाई अगर मान लो कि जैसे 30 तारीख है आज, सनसेट क्लॉज, हाँ, अगर आज का सूर्यास्त हो गया और उससे पहले आपने जमा नहीं करवाया तो आपकी जिम्मेदारी गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी, इसकी 3-4 चीज़ें हैं। अब देखो मेरा मानना है कि अब जैसे आगे कभी कोई क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो और इसमें क्या था, इसमें जमींदारी जो है मतलब कि रिवेन्यू जो है कैसे डिवाइड होता था। देखो सरकार के, जैसे मान लो कोई 1 रुपया आया तो 1 रुपये में से 10/11 भाग जो है वो जाएगा सरकार के पास, ठीक है। और जो 1/11वां भाग है वो मिलेगा जमींदार को, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब देखो ये अपने को पता लग गया। देखो ये, अब देखो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। अब देखो ये चीज़ समझो कि अब इसमें कानूनों की बढ़ोतरी की मतलब क्यों जो है कानूनी विवाद बढ़ रहे थे। एक और चीज़ याद रखना कि इसमें जो है स्थायी बंदोबस्त में क्या किया था, सरकार ने जो है ट्रांसफ़र बना दिया था। मतलब जो ज़मीन जो पहले तो किसान के हाथों में थी, पहली बात तो जमींदार को बना दिया, दूसरी बात जमींदारों को भी बदला जा सकता था, ठीक है। अब इसीलिए मान लो कि भाई जमींदार बोला कि यार मैं शाम को नहीं कर पाया, बाद में हो गया था, तो बस कोर्ट में जाएगा कि मेरी जमींदारी क्यों छीनी जा रही है, मतलब समझे। इसके कारण भी जो है लैंड डिस्प्यूट जो है मामले बढ़ेंगे। दूसरी बात जो किसानों के साथ उनके साथ शोषण हो रहा था, ठीक है। अब ये चीज़ माइंड में रखो, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो माइंड में रखोगे तो उससे हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि भू व्यवस्था प्रणाली थी, ये तो मैंने क्या बोला, स्थायी बंदोबस्त याद रखना 1793 की बात है, अपनी पॉलिटी में पढ़ा था। 1793 में अंग्रेज कहाँ थे, बंगाल में थे, ठीक है। तो ये वहाँ पे लगेगी ना, बंगाल में लगेगी। बंगाल के आसपास जो बिहार था, याद करो बिहार उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर चुके थे, उड़ीसा और थोड़ा बहुत जो है बनारस वाला एरिया। तो ये चीज़ भी याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। अगर देखोगे टोटल इंडिया के 19% पे लागू थी, ठीक है। अब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो
अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक तो अनुपस्थित जिम्मेदारी थी, ठीक है। दूसरी बात क्या था, सनसेट लॉज था, उसके द्वारा जिम्मेदारी छीनी भी जा रही थी, ठीक है। और किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। किसानों को शोषण हो रहा था, सब ऐसी बात है, लोग क्या होंगे, अदालतों में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे तो सब ऐसी बात है, केस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये माइंड में रखो। अब देखो आ जाओ, अब ट्रिक लगाते हैं अपन। अब ये है कि जो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो अपने पास होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ, देखो कुछ नॉलेज रखो बस, फिर अपना ट्रिक रखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, रेत की तुलना में, रेत याद रखना किसान को, पहली बात, ठीक है। रेत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाएगा। अब एक और चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप की बात कर रहा है, अगर देखो अगर उसको नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना होता तो ये बोल देता ना कि भाई रेत की तुलना में जमींदार की स्थिति मजबूत थी। आप ये चीज़ समझो, वो जब स्टेटमेंट इस टाइप का बना रहा है तो आप समझ लो कि ये स्टेटमेंट गलत है। अधिक सशक्त बनाना क्या होता है, ठीक है, पहली बात। एक तो ये लॉजिक लगाना है स्टेटमेंट के भी आप में। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट लगाओ, मुझे बताओ कि जमींदार अगर ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, रेत की तुलना में, मतलब किसान की तुलना में जो जमींदार बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे बताओ कि जो किसान जो है वहाँ पे जा पाएगा। जैसे अपन पुरानी मूवियों में देखते हैं, याद आया कि जिसमें मान लो कि जमींदार बहुत पावरफुल होता, पहले मूवी ऐसी होती थी। तो मुझे बताओ कि जो अगर मान लो कोई उसका विद्रोह करता था, उसको जो क्या करते, उसके लठदार होते जो, मतलब जिन वो क्या उसको मारने भेज देते थे। तो मुझे बताओ कि कभी जा पाएगा पुलिस के पास, कभी नहीं जा पाएगा। ये मतलब कॉमन सेंस सोचो एक चीज़। तो पहली बात, ये स्टेटमेंट ऐसा बनाया गया है तो इसी कारण गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये सोचो, लॉजिकली आप सोचो कि जमींदार अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो किसान कैसे पहुंच जाएगा। कोर्ट पहुंचने के लिए याद करो उसके सिक्योरिटी, सुरक्षा भी तो चाहिए ना, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक, आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। अरे ये मुझे बताओ, ये तो नॉर्मल बात बोल रहा है, अधिपति तो थे ही ना भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही तो इनको राइट दे रही थी कि आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट करो स्थायी बंदोबस्त के साथ। अगर अधिपति बना रहा तो उससे क्या है, उससे कैसे, मुझे बताओ केस कैसे बढ़ेंगे। अगर यहाँ ये लिखता है कि जमींदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी तो हाँ वो कारण बनता, परंतु ये अधिपति बना दिया तो उससे क्या होगा। तो वही सही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वामी है तो उससे क्या ही केस बढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम जो देखो केस कब बढ़ते हैं, जब समस्या आती है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट, मुझे बताओ आज तक न्यायिक पद्धति जो कार्यकुशल नहीं, अधिक कार्यकुशल होगी तो भाई केस कम होंगे ना ये भी लॉजिक सोचो। तो ये भी याद रखना, देखो ये अधिक कार्यकुशल, अधिक सशक्त बनाना, ये इस टाइप के स्टेटमेंट एकदम गलत होते हैं। हिस्ट्री में ये चीज़ ऑब्जर्व करते चलना। अरे ऐसे भी नॉर्मली आप देखो ना, ये अधिक कार्यकुशल का क्या मतलब है। अगर अधिक कार्यकुशल होती तो भाई सब केस कम होते। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि बढ़ोतरी देखी गई थी, तो ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो इसका डी आंसर है। एक और चीज़ याद रखना, इसके जो कारण थे वही था कि एक तो जमींदारी का क्षेत्र पूर्णतः निर्धारित ना होना, कि मतलब जमींदारी किसके पास क्या होगी, कितनी जाएगी, वो चीज़ याद रखना। दूसरी बात भाई सब ऐसी बात है, किसानों को शोषण हो रहा था इसलिए भी केस बढ़े थे, ठीक है। तीसरा कारण था कि जो ज़मीन को जो है ट्रांसफरेबल बनाया गया, मतलब एक दूसरे को बेचा जा सकता था। ये 3-4 कारण हैं, इसके कारण ये है जो दिक्कतें बढ़ी थी, ठीक है। अब जो 2024 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ, 2017 में रिपीट हुआ, 2024 में आया है। अब इसी के बारे में पढ़ लेते थोड़ा बहुत। अब देखो मैं यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई, एक था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। साथ साथ ये चीज़ें करते चलो तो एक माइंड बैकअप बनता जाएगा, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पहली बात ये चीज़ याद रखना, 1793 में लागू हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के कुछ क्षेत्रों में थी। भारत के लगभग 19% एरिया में लागू थी। इसमें क्या था, फिक्स कर दिया गया था। तो अब क्या हो रही थी कि अंग्रेज़ों की, देखो ध्यान से समझना, अंग्रेज 1793 की बात है, याद करो 1799 में जो टीपू सुल्तान है उसको हराते हैं, फिर वहाँ पे मैसूर पे भी कंट्रोल करते हैं। इनके धीरे धीरे एरिया बढ़ता जा रहा है, सेना भी बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात, अब इनके पास क्या होगा भाई, रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए। अब इसे तो फिक्स था इनकम, उससे कैसे बढ़ा पाओगे आप, बढ़ा ही नहीं सकते। तो इन्होंने जैसे जैसे जो नया एरिया अर्जित किया, ध्यान से समझ रहे हैं चीज़ को, नया जो एरिया अर्जित किया वहाँ पे इन्होंने लगाया रेतवाड़ी बंदोबस्त। रेत का मतलब किसान। अब ये डायरेक्ट किसान के पास, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इसका शोषण हो रहा था किसानों का, तो वो विद्रोह भी कर रहे थे। याद करो किसान विद्रोह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने जो है एक चीज़ सीखी कि भाई नहीं, रेतों से डायरेक्ट अपने को लगाना, मतलब लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि स्वाभाविक सी बात है कि किसान खुश रहेंगे और डायरेक्ट रहेंगे तो अपना जो है, और इसमें टैक्स में जब चाहे जो है चेंज भी किया जा सकता है। तो एक तो याद रखना कि ये जो रेतवाड़ी है 51% इंडिया में लगती है, ठीक है। और याद रखना कि ये जो है हॉल्ट, मैकेंजी और किसके द्वारा, मुनरो, ये 2 लोग थे जो इसको इम्प्लीमेंट कर। जैसे इसमें योगदान किसका था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का था,
और इसमें था होल्ट मैकेंजी और एक और था, कौन था, मुनरो था, कौन था, अरे बताओ, अब ये याद ही नहीं है क्या? ठीक है चलो अगला पढ़ो। होल्ट मैकेंजी था, एक और शायद मुनरो था। ठीक है, तीसरा था, एक था महालवाड़ी। महालवाड़ी का मतलब ये था, महाल का मतलब याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा टर्मिनोलॉजी। महाल का मतलब होता गाँव का एक समूह। अब ये कहाँ लगेगा, जहाँ पे गांव हो, जैसे यूपी में लगेंगे, जहाँ आज भी खेती होती है, हरियाणा लगेंगे, पंजाब लगेंगे। ठीक है, वहाँ जहाँ बड़े बड़े एरिया थे, गांव थे। ठीक है, यहाँ पे ये किधर लगे हैं, ये दक्षिण में लगे हैं, जैसे गुजरात वाला। ठीक है, महाराष्ट्र में लगे हैं। ठीक है, ये उधर के इलाके में लगे हैं, जहाँ पे मतलब खेत छोटे छोटे थे, यहाँ पे खेत बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि ये लगभग कितने परसेंटेज है, देखो ये कितना हो गया अपना, लगभग 70, तो 30% इलाके में ये लगे हुए थे। ठीक है, दूसरी बात, इसका ऐसा कुछ है नहीं, पर ये 1832 के समथिंग ऐसे लागू होता है, ये 1818 के समथिंग। तो ये भी टाइम पीरियड भी याद रखना, यूपीएससी इसके भी आप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया रखो। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत R&D अपना हो गया, बस इतना ही। अब ये जो है बेसिक जो नोट्स है वहाँ से मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसके बारे में अगर और डिटेल में पढ़नी रहेगी जब, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ याद रखना। लगभग ये मान के चलो 2011 से लेके 2024 तक कम से कम ये 5 बार पूछा जा चुका है। तो ये अपना जो है हाईलाइट लगा लो इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जिनके पास नोट्स नहीं है वो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, पर मेरे अनुसार तो सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो मुझे बता देना। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, मन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ याद रखना। तो साथ में ये भी बताते जाऊंगा जिनका रिपीटेशन होने का चांसेस रहेगा। तो ये 5 बार आ चुका, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देखो, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो पहली बात ये याद रखना, ये कम से कम 4-5 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपन इसको पढ़ेंगे स्वतंत्रता वाले में। ठीक है, गांधी के बाद दौर वाला जो है उसमें जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं, यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो आप जो विपिन चंद्रा पढ़ रहा है उसके आखिरी के 3 से 4 चैप्टर है, उसमें लिखा भी है। ठीक है, आप उसके 3-4 चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है 1920 के बाद का भारत क्या है। अगर विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, अगर मान लो स्पेक्ट्रम पढ़े हो वहाँ पे, या नोट्स जो भी है, ठीक है, वहीं से पढ़ना, पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टिप्पणी सत्य नहीं है। अब एक चीज़ याद रखना, देखो ना, अब ये क्वेश्चन का नेचर समझो। एक तो भाई सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में देखना, इस टाइप के वो जो ऑप्शन बनाता है, ठीक है, और क्या चीज़ें सही होती है, क्या चीज़ें गलत होती है, वो सारी चीज़ें देखना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बेसिक जो है क्लियर कराते चलूँगा। अब देखो ध्यान से समझना, पहली बात है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह आंदोलन अहिंसक था, मतलब सबाइस बातें हिंसा नहीं हुई थी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा अपने से, तो इसका मतलब याद करो वही चीज़, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, अब इसके बारे में मान लो आंदोलन अहिंसक था, इसका चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वयं प्रेरित था। अब अपने को पता चल गया, अब ट्रिक लगाएंगे अपन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये क्या बोल रहा है कि इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, यहाँ बोल रहा है कि स्वयं प्रेरित था, मतलब लोग अपने आप ही कर रहे थे। अब भाई ये तो पता लगे इन दोनों में से आंसर होगा। मैंने क्या बोला, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगा, एक सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने को समझनी है। अब मुझे बताओ, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। अब अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को याद करो, वर्धा के वहाँ से जो है इसका जो अनाउंसमेंट किया जाता है। यूपीएससी ने 2021 में यही क्वेश्चन जाके भी पूछा। ठीक है, ग्वालियर टैंक से वहाँ से घोषणा होती है। जैसे ही घोषणा होती है, 12 बजे से पहले जो प्रमुख सारे नेता थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इससे तो ये पता लग गया कि अब ये बोले नेतृत्व करने का मतलब होता है, ध्यान से समझना, जब भी कोई आंदोलन हो रहा है या कोई लड़ाई होती है, नेतृत्व करने का मतलब होता है वो लीड कर रहा है। तो इसका मतलब जब आंदोलन चल रहा था तो लीड करे, तो भाई गांधी तो जेल में था, तो गांधी जेल में था तो नेतृत्व कहाँ कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। अब ये आंदोलन स्वयं प्रेरित था, हाँ ये एकदम सही बात है, क्योंकि अपने को जैसे जयप्रकाश नारायण थे, याद करो, वो जो जेल से भागकर फिर वो लीड करते हैं, समांतर सरकार भी बनाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसी समांतर सरकारें बनती है। तो इसका मतलब क्या था, जनता ही जो है अपना नेतृत्व स्वयं कर रही थी। और गांधी जी बोलते कि भाई अब जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है। याद करो 1920 का असहयोग आंदोलन है, 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, तो उसके बाद में भाई जनता मेच्योर बन चुकी थी। गांधी के इतने 2-2, 3-3 बड़े आंदोलन हो चुके थे, चंपारण सत्याग्रह, इनमें सब में तो सबाइश पता है जनता को समझ में आ चुका था। तो ये वाला याद रखना कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब अपने को ये सही है, स्वयं प्रेरित था, ये आंदोलन अहिंसक था, ये चीज़ याद रखना। मैं पहले बता, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जो भाई कभी भी एक चीज़ याद रखना, गांधी की फिलोसफी को यूपीएससी कभी गलत नहीं करेगा। गांधी कैसा था, अहिंसक था। तो अब ये मत सोचना कि इसमें तो हिंसा हुई थी। गांधी खुद बोलता है नहीं, इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई, ये मतलब रिवर्स था, मतलब जो अंग्रेजों ने अगर अटैक किया तो उसका रिवर्स है, ये हिंसा नहीं थी। इसमें इन्होंने बोला था डू और डाई।
करो या मरो। करो मरो को नारा का अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करो। अच्छा, अरे तुम ये तो क्या था फिर? गांधी का फिलोसफी नहीं जानते का? ठीक है, मतलब ये कि कैसे अपने को आज़ादी चाहिए, नहीं आज़ादी तो मरने तक जो अपन प्रयास करते रहेंगे, उसका मतलब ये नहीं है मारना है और उठा के फेंक दूंगा तुम गांधी को इस तरीके से समझोगे तो। उसका मतलब ये होता है भाई आज़ादी के लिए लड़ते रहना है मरते दम तक। इसका मतलब ये नहीं कि मारो। अच्छा, मेरे को तो ऐसे ही लगता था जब मैं पढ़ती थी, डू और डाई, ये करो या भगवान जी, मरो। भगवान पे तुम गांधी जी को समझा है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब दूसरी बात देखो, कुछ कुछ चीज़ें समझो सर गांधी जी बीड़ी पीते थे। हैं। है, गांधी जी बीड़ी पीते थे। ये भाई कौन सी किताब में पढ़ लिए तुम? मैं तो उसकी अरे वो डीपीएस में ऐसे लिखा है कि ड्रिंक और इंटॉक्सिकेटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो गांधीयन प्रिंसिपल है ना, सब चीज की है गांधी जी, सब चीज सत्य की के है। प्रयोग में है सर। अरे ठीक है मैं किया हूँ, मुझे पता वो पहले किया था, बाद में अरे वो एक्सपेरिमेंट करता है पर छोड़ देता है ना वो। वैसे देखिए चीज़ें किया था वो, वैशाल्य भी जाते हैं परंतु वहाँ करते नहीं। अब इसका मतलब ये मत फैलाने लग जाना तुम, ठीक है? मैं भी पढ़ा हूँ उस बुक को, ठीक है? चलो ठीक है, तो देखो अब सुनो। अब देखो पहली बात ये चीज़ हो गया, आंसर तो अपन निकाल लिया, ठीक है? अब एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें जो ऑप्शन दिया जाता है ना यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे अब देखो पहली बात 1912 के भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने। पहली बात तो ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ग्वालियर टैंक में वहाँ बैठक होती है वर्धा से, वर्धा मीटिंग में प्रस्ताव पारित होता है। हाँ बोलो सर, इसमें जो ऑप्शन डी है तो इसने जो है सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। हाँ उसका तो मैं बताऊंगा, आंसर तो ये नहीं मैं बताऊंगा उसका, मैं बताऊंगा, रुको अभी रुको, ठीक है? उसको मैं बेसिक में क्रिएट तैयार कर रहा हूँ, ध्यान से समझना अभी, है ना? 1942 हुआ था, वर्धा जो है वहाँ से मीटिंग प्रस्ताव होता है, उसके बाद ग्वालियर टैंक से इसका प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है? ध्यान से समझना पहली बात। दूसरी बात भाई, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ याद करो। इससे पहले क्या होता है? क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है, याद रखना। ये जुलाई में आता है, जून या जुलाई में आता है, जो भी 1942 में आता है इसे, ठीक है? ये याद रखना, 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है, ये जून या जुलाई में आता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया था उससे याद करो। उससे पहले क्या आता है? 1 अगस्त ऑफर आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। तो उसमें जो है स्वाभाविक सी बात है ये समर्थन मांग रहे थे। तो दूसरी बात ये याद करो कि 1929 में जो कराची अधिवेशन था, याद आया? लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज, हाँ लाहौर अधिवेशन, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो पूर्ण स्वराज की मांग, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं, तो वहीं से याद करो नेहरू रिपोर्ट को पलट दिया जाता है। नेहरू रिपोर्ट को याद रखना, वहाँ पे उसको मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है? जो याद करो 1928 में हुई थी, 1927 में आई थी वो। 28 है, ठीक है? 27 जो भी है उसी काल में थी। नहीं सर, 28 है, 7 में हाँ। तो साइमन कमीशन आया था ना। हाँ यही रखना 28 में, ठीक है? अब देखो सुनो, तो वहां से पूर्ण स्वराज्य की बात चलने लग जाती है। और ये क्या थे, ये याद रखना, ये क्या देना चाह रहे थे अगस्त प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव हो गया या क्रिप्स मिशन हो गया, डोमिसाइल दे रहे थे वो, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, ये तो मांग यहीं खत्म हो गई थी। तो भाई भारतीय लोग क्यों मानते? इसीलिए फिर गांधी जी बोलते हैं कि अब तो करो मरो, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इसीलिए जो इसी के रिफ्लेक्शन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ जो है आगे जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? अब एक और चीज़ याद रखो, देखो ध्यान से समझना। अब जो ये अनु पूछ रही थी कि भाई ये वाला ऑप्शन क्यों सही है, ठीक है? अब ध्यान से समझना। पहली बात तो मैंने बता दिया, उसके बाद दांडी मार्च भी तो होती है। अरे दांडी मार्च तो 1930 में होती है, ठीक है? आज सुनो, पहली बात मैं इसके भी आप में जोड़ रहा हूँ। देखो ये अब वाला समझ में आ गया। इस गांधी ने खुद बोला था कि ये रिफ्लेक्शन था, उन्होंने मारा तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में कुछ हुआ हो तो अलग बात है, बने हमारी तरफ से एकदम अहिंसक था, ठीक है? उसके महात्मा गांधी नेतृत्व किया, ये तो गलत है ही, स्वयं परिवर्तित था, ये मैंने बता ही दिया। अब ध्यान से समझो ये क्यों वाला क्यों सही है, ध्यान से समझो। देखो क्या होता है कि भारत में जब असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1922 में जब चोरा चोरी कांड के बाद में गांधी वापस ले लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है? तो उसके बाद में 2-3 जो है गुट बन जाते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। एक तो जो गुट होता था परिवर्तनवादी, जिसमें याद करो कि ये इसके जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू हो गया, और CR चित्तरंजन दास जो है वो जो है कि उसमें जाते हैं तो पार्लियामेंट। मोतीलाल नेहरू पापा थे? हाँ यस रियल फादर, ठीक है? तो ये पता ही नहीं था। तो फिर क्या पता था, ठीक है? चलो छोड़ो अभी। दूसरी बात था कि जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई गांधी जी का जो काम है उसको फैलाया जाए, जन आधार तैयार किया जाए, सामाजिक बुराइयां उनको दूर किया जाए। उसी टाइम जो है तीसरा गुट जो था क्रांतिकारी, ध्यान से समझना है चीज़, जिसमें भगत सिंह ये सारे चीज़ थे, चंद्र बोस ये सब थे, सुभाष चंद्र बोस ये सब थे। ये याद रखना कि है ना, ये शुरुआत तो उधर से हो जाती है,
1909 के बाद में शुरू हो जाती है क्रांतिकारियों का। परंतु यहाँ पे जब वो गांधी जी आते हैं तो गांधी जी का हो ना वो भी फॉलो करने लग जाते हैं, भाई गांधी जी अपने को आज़ादी दिला सकते हैं। परंतु 1922 के बाद में चोरा चोरी कांड के बाद में गांधी जी वापस ले लेते हैं। तब ये जो क्रांतिकारी दल है इनको गुस्सा आता है कि ये जो है गांधी जी है, याद रखना कि पूंजीपति वर्गों के उनके लिए इमारती है, ये जो मजदूर है किसान है उनके लिए समर्थित नहीं है। इसलिए फिर यहाँ से ये लोग अलग हो जाते हैं। याद करो फिर HSRA का भी गठन होता है 1927 में, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से समझना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1919 में, ठीक। उसके 10 साल बाद में क्या आई थी, 1929 में आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है। ध्यान से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 14 से 18 तक मतलब हुआ था ना। 1919 में खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो है 10 साल बाद में आर्थिक मंदी आती है, 1914 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्थिक मंदी आती है तो उस टाइम क्या होता है, रशिया जो है उस टाइम जो था USSR था, वहाँ पे याद रखना कि वहाँ पे आर्थिक मंदी नहीं आती है, ठीक है। दूसरी बात जो USSR किसकी बात करता था, सर्वहारा के शासन की बात करता था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी शासन की बात करते थे। तो यहाँ से फिर एक जो है वहाँ से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसका डेवलपमेंट होता है यहाँ से, और वो धीरे 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 इंडिया पे भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना कि जो भारत में जो कम्युनिस्ट जो पार्टियाँ रहेगी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ किन की बात करती है, ध्यान समझना, वो किसानों की बात करती है और श्रमिकों की बात करती है। इसी में याद रखना, इसीलिए तो होता है वह सर्वहारा का शासन होना चाहिए। तो जब किसान और श्रमिकों की बात करती है तो वो क्या होता है कि भाई भारत में भी इसका इम्पैक्ट होने लग जाता है। तो यहीं से 1920 के जो दशक होता है ना, उसी में भारत में कम्युनिस्ट पार्टियाँ बनती है, ये चीज़ याद रखना। अब क्या होता है कि जब ये 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो रशिया है, अब देखो ध्यान से समझना, इनका भी एक दौर रहता है कि कभी गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, फिर कभी गांधी जी से लगेंगे नहीं ये तो पूंजीपतियों के साथ में है, गांधी जी से दूर हो जाएंगे, फिर ये कभी सपोर्ट करेंगे, फिर वापस से हट जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अब ये क्या हुआ, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है तो याद रखना कि ब्रिटेन जो है पहले तो USSR के खिलाफ रहते हैं, ठीक है। तब तो ये क्या करते हैं कि उस टाइम तो समर्थन देते हैं, ठीक है, मतलब कांग्रेस को। परंतु जैसे जो USSR मिल जाता है, याद करो गुट जो है जर्मनी के खिलाफ मिल जाता है, USSR इनसे ब्रिटेन से मिल जाता है, फिर जो है अब ये USSR से जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो क्या देती है, भारत में जो जितने भी श्रमिक दल थे उनको बोलती है कि जो आप कांग्रेस का साथ छोड़ दो। कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम जो है इनको ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, याद आया। इसीलिए जो है उस टाइम जो अब इसीलिए स्टेटमेंट लिखा है, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ये बात सही है। क्यों, उस टाइम जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी तरफ से निर्देश ये था कि जो है कांग्रेस जो है उसका समर्थन मत करो, इसीलिए जो है श्रमिक पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज़ याद रखना। ओके सर। ये पूरा हिस्ट्री है। अब देखो ये चीज़ें ना आपका धीरे धीरे बेस तैयार करेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आ जाओ इधर, देखो हिस्ट्री में मेरा माने थोड़ा थोड़ा बस इन्हीं पे काम कर लोगे ना, क्वेश्चन बना लोगे। अब देखना अभी मैं बता रहा हूँ, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, आगे यही क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया। अब देखो पहली बात एक चीज़ याद रखना, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या बात है, 1800 से लेके 1899 तक, मतलब ठीक है, उसकी टाइम पीरियड की बात चल रही है। याद करो मुंडा विद्रोह कब होता है, मुंडा विद्रोह बताओ कब होता है, 1899 में होता है, ठीक है, 1899 1900, ठीक। उसके बाद में यहाँ रखो खासी विद्रोह, अभी लिख लो, खासी विद्रोह कब होता है, एक पीरियड टाइम पीरियड देखो, खासी विद्रोह होता है आपका 1800 से 29 से लेके 33 तक, ठीक। उसके बाद में होता है कोल विद्रोह, अभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखते चलो। कोल विद्रोह होता है 1831 से लेके 32 तक, ठीक है। और उसके बाद में खोंड विद्रोह होता है, खोंड एक जनजाति होती है, खोंड विद्रोह होता है, ये आपका होता है 1837 से लेके 56 तक। फिर उसके बाद में होता है संताल विद्रोह, यूपीएससी ने देखो यहाँ से भी पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। संताल विद्रोह होता है आपका 1855 से लेके 56, ठीक है। फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह है। तो ये देखो सारा जो है किस में, 19वीं सदी में हो रहा है। 19वीं सदी का टाइम पीरियड कितना, 1800 से लेकर 1899। अब देखो सारे उसी में हो रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अब ये बस आपको इतना पता होना चाहिए उसमें ये विद्रोह हुए थे, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रिक समझो। पहली बात, एक तो पहली बात ये अपने को पता लग गया भाई नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन मतलब अपने बेसिक टॉपिक है वहीं से है। तो बेसिक टॉपिक का एक तो आंसर क्या होता है, डी होता है, पहली चीज़, ठीक। एक तो ये ट्रिक लग रही है। अब दूसरा देखो अपन क्या करते हैं, इसका जो ओए तेरी तो
मामला गड़बड़ हो गया, आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। एक तो ट्रिक सीख ले, अब देखो ध्यान से देखना। दूसरी ट्रिक अपन इसमें क्या देखते हैं, सिमिलर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से लॉजिक लगाना। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे अपन। एक तो वो चीज़ देखते भाई, आगे से देखते हैं। देखो आगे से देखोगे तो जनजाति, ठीक है, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में है, यहाँ पे जनजातीय समुदायों की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात अपन ये देखेंगे कि भाई इसका जो मेन कारण कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करा है। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं पहले एक एक चीज़, है ना, ध्यान से देखना। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। मुझे बताओ भू राजस्व की नई प्रणाली कहाँ लागू हुई थी भाई, वो तो याद करो। देखो यही क्वेश्चन 1793 में, ये तो 18वीं सदी में है भाई। समझ में आया? पहली बात गलत। दूसरी बात, भू राजस्व की नई प्रणाली कहाँ पे लागू हो रही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में। अब जनजातीय एरिया किधर है भाई अपना, एक तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, MP है, ये है अपना ट्राइबल एरिया। इस तरीके से भी गलत है, पहली बात। ठीक है, और लगा के स्टेटमेंट जोड़ा है इसलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो देखो ये चीज़ समझते चलो। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ पहली बात, 1813 के एक्ट के तहत ईसाई मशीनरी को अलाउ किया जाता है भारत में। मुझे बताओ कि क्या पूरे वो जनजातीय इलाकों में फैल जाएंगे 1900 तक आते आते? आप खुद ही एक लॉजिक लगाओ कि क्या वो पूरे इलाकों में फैल जाएंगे। दूसरी बात, क्या वो सभी जगह जाके नेगेटिव काम करेंगे जो जनता उनके खिलाफ विद्रोह करेगी? ये भी चीज़ सोचो। उल्टा ये तो उल्टा पॉजिटिव चीज़ करते हैं, एजुकेशन लाते हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन पर लोग इतना चलिए समझते थे उस टाइम। इसीलिए आप देखो ना, मेजोरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, याद रखना वहाँ पे ईसाई है। 19% लोग वहाँ पे ईसाई है। कारण क्या है, वहाँ मतलब पॉजिटिव कार्य किया तभी तो ये अपनाए ना। तो ये तो भाई नेगेटिव काम तो करेंगे नहीं, पहली बात। और रोज ना लोग समझेंगे भी नहीं ना, ये बात भी एक चीज़ याद रखो। अब आगे देखो, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना। ये देखो ये कारण है, परंतु ये हर जगह का कारण नहीं बनता है। जिसके कारण जनजाति, ये बोला कि सब में साझा तत्व, मतलब वो फैक्टर ढूंढना। देखो ये चीज़ यार, ये सब है, थोड़े थोड़े रीजन है ये, परंतु ये साझा कारण नहीं। साझा कारण ऐसा कारण होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, तो ये चीज़ भी नहीं है। और ये भी ऐसा नहीं कि सब तक पहुँच गए थे 1900 तक। देखो एक चीज़ याद रखना, 2021 में भी ऐसा टाइम पीरियड देके क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो जनजातीय समुदाय, अब देखो जनजातीय समुदाय है, स्वाभाविक सी बात है, कहाँ पे रहती है, जंगलों में रहती है। जंगलों में क्या काम करती है? 2011 का इसका पहला क्वेश्चन ही था भाई, वो लघु जो फॉरेस्ट होता है, माइनर फॉरेस्ट, उनका संग्रहण का काम करती है। ठीक है, उनकी जो पूरी जीविका होती है या उनका जो जीवन होता है वनों पे ही आधारित होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हाँ, अब जो जहाँ पे भी ट्राइबल रहेंगे, ध्यान से समझना ये चीज़, जहाँ पे ट्राइबल रहेंगे उनका क्या है, नेचुरल राइट होता था पहले वनों पे, ये उनसे छीना जा रहा है। तो चाहे वो कहीं के भी ट्राइबल हो, सबके लिए कॉमन फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा बताओ? सबके लिए करेगा ना भाई। किसी की मान लो कि सारे भाई ट्राइबल कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, तो भाई उनके अगर भूमि से जो उनके अधिकार है, माइनर फॉरेस्ट संग्रहण करने का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है, तो ये विद्रोह क्यों नहीं करेंगे? और याद रखना कि जब आप पढ़ोगे कौन सी 8th क्लास की NCERT है उसमें भी दिया है, 12th क्लास की NCERT उसमें पढ़ोगे ना उसमें भी दिया है, उसमें ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिए है वहाँ पे। उसमें देखो यही मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, ध्यान से, जनजातियाँ होती थी ना पहले यहाँ पे। देखो एक तो इनको अंग्रेजों को क्या चाहिए था, याद रखना। देखो मैं जो ये टाइम पीरियड याद रखना माइंड में, अब मैं जो हिस्ट्री क्रिएट करूँगा वो आपको माइंड में रखना। 1853 में इन्होंने क्या किया था, रेलगाड़ी की शुरुआत की थी, याद आया? ध्यान से लॉजिक समझना आप। रेलगाड़ी के लिए क्या चाहिए, रेल पटरी बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए नहीं चाहिए बताओ? इसके लिए जंगलों को काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा? इसीलिए जनजातीय विद्रोह होते हैं, पहली बात। तो स्वाभाविक सी बात है क्यों होंगे। अब जंगल काटने के लिए भाई जंगल को पहले अपने अंदर तो लाना होगा, तो इनको अंदर लाने के लिए फिर पहले क्या करोगे, जनजातियों को कंट्रोल करोगे आप। तो ये रेलगाड़ी के लिए कारण इनको ये करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अब क्या हो रहा था, ध्यान से समझो। अगर आप देखोगे तो अफीम युद्ध होता है, ठीक है, और वो इसी पीरियड में होता है। अफीम युद्ध देखोगे चाइना और इधर ब्रिटेन के बीच में अफीम युद्ध होता है, 1830 के बाद में होता है। उस टाइम क्या होता है, चाय को जो है, अब याद करो मैंने बताया भी था कल जो पॉलिटी जब करवा रहा था, मैंने बोला था त्रिकोणीय व्यापार होता था। यहाँ से चाय आती थी और इनको अफीम भेजा जाता था भारत से, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटेन होता था। ब्रिटेन मान लो यहाँ चाय जाती थी, ठीक है, भारत से भी यहाँ चाय वाय जाती थी और यहाँ से चाय वहाँ भेजी जाती थी।
तो अब स्वाभाविक सी बात है, चाय के लिए इनको बागान लगाने हैं, ठीक है, बागान लगाने तो स्वाभाविक सी बात है, इनको क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना। अब जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका आज भी देखो, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे आज भी तो टी उगती है ना, तो इसका मतलब स्वाभाविक बात है उस टाइम हो गया, उसी टाइम हुआ होगा, तो उस प्रोसेस के लिए भी इनको वो चाहिए। और एक भाई स्वाभाविक बात है, एक एरिया के लिए स्पेसिफिक जो है क्लाइमेट होता है उसके लिए अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है, तो वहाँ पे भी इनको फिर भगाना पड़ेगा। फिर इनको जो है, अब ये देखो जनजातीय लोग क्या करते थे पहले, स्लैश एंड बर्न वाली जो है खेती करते थे, उससे क्या होता, कभी भी जंगलों को आग भी लग जाती थी, तो जंगलों को नुकसान भी होता था, इनकी लकड़ी को नुकसान हो जाता था, इसलिए जो है इनको ज़मीन से हटाया जाने लगा। तो ये सब ऐसी बात है, यही जो कारण है, सबसे मेन कारण है जो इनको जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है अंग्रेजों से, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन आगे इसी बिहार पे, इस नॉलेज के बिहार पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे आगे जाके। चलो आगे आओ। तो हिस्ट्री मेरा माना कि थोड़ा बहुत इतना नॉलेज रख लोगे हो जाएगा काम। चलो आगे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। तो पहले इंडिया का मैप बनाओ, हंसना मत, मैं ऐसा ही बनाता हूँ, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है। अब ध्यान से देखना, दक्षिणी पूर्व एशिया मतलब इसको डिवाइड करो आप, देखो कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा, अभी देखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो ये क्या बोला, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब इधर वाले इलाका, मतलब आसियान कंट्रीज, ठीक है, के साथ आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। कल्चरली भी अपन एक, जैसे आज भी देखो आप इंडोनेशिया में जाके देखो, उनकी जो है भाई भारतीय प्रतीक चिन्हों का यूज हो रहा है वहाँ पे, लक्ष्मी का, इनका सबका यूज होता है, ठीक है। तो व्यापारी संबंध भी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। मतलब आपको सबसे, इनमें हो सकता तो कुछ और भी कारण हो, पर सबसे विश्वसनीय व्याख्या के बारे में आपको बताना है। अब एक ही चीज़ ध्यान से समझना, हो सकती है वो चीज़ बोला आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले ये पढ़ो, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम, अब देखो मैंने कितनी बार बोला, ये हिस्ट्री में पकड़ो, ये इस टाइप का चीज़ें जो है हमेशा गलत देता। अति उत्तम भाई नॉर्मल वर्ड भी तो लिख सकता था ना, वो अति उत्तम क्यों लिख रहा है। पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। अच्छा, पहली बात बोला कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। मुझे बताओ मध्यकाल में भारत के पास कहाँ होती है, जब प्राचीन काल में, चलो प्राचीन काल में भी नहीं थी, मध्यकाल में अब देखो थोड़ा बहुत शिवाजी के पास थी, थोड़ी बहुत ही तो थी, ये बोला अति उत्तम थी। अरे भाई अगर अति उत्तम होती ना तो भारत पूरे विश्व पे राज करता, ये चीज़ याद रखना। भारत जो पीछे रहता है इसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है। तो पहली बात ये अति उत्तम वर्ड है वो ऐसे गलत है, ठीक है। अब आगे देखो, इस उद्देश्य के लिए कि दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों, ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं को, अब देखो मैंने कितनी बार बोला है, फालतू में जोड़ा जा रहा तो गलत करने का प्रयास है, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। अब ये देखो एक्सट्रीम वर्ड, अरे भाई चलो ठीक है सदा संरक्षण दे दिया तो उससे भाई आप जो है इधर इधर कैसे आप जो है व्यापार करोगे, नॉर्थ ईस्ट में कैसे व्यापार करोगे, बंगाल की खाड़ी का क्या योगदान है इसमें। ये लॉजिकल बात, सदा संरक्षण काटो, अति उत्तम, एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ो। अब देखो ये वाला जो है दोनों गया, ये बोला ये संबंध ए था, बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या करते, तो जब ये ए और बी दोनों ही गलत है तो ये तो ऐसे गया आंसर है, इस तरीके से भी आ गया। अपन ये देखो ये क्यों आंसर आया, ध्यान से समझना। बंगाल की खाड़ी में, पहली बात देखो ये बंगाल की खाड़ी, याद रखना ये चीज़ पकड़ के चलो, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी लिखा है, ये हिस्ट्री में बहुत बार लागू होता है, ये चीज़ याद रखना। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं, हाँ आज भी देखो ना ट्रेड विंड का यूज इसीलिए तो किया जाता है। याद करो कि लोग जो है रात को जाते हैं, सुबह जो है वापस आते हैं, क्यों आते हैं, ट्रेड विंड के कारण ही तो, ताकि उनको जो है जो हवा के विपरीत ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, इसीलिए तो व्यापार। आज भी देखो ना जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, रात को जाते हैं सुबह आते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रात को जो है याद रखना लैंड से जो समुंदर है उसकी तरफ हवा चलती है, सुबह समुंदर से लैंड की तरफ हवा चलती है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अब देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिव वर्ड लिखा है, सुगम बना दिया था, बस आंसर। तो इस बात बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बाहर क्यों भाई समझ बात है, अपने को पता है, बेसिक नॉलेज अपने को ज्योग्राफी का हो गया, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए कभी आगे जाके। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे जाके 2017 में रिपीट होगा, 3 से 4 बार आएगा यही क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
देखो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में, मतलब जब भारत गुलाम था, होम चार्ज, अब तो ध्यान समझना, जैसे होम चार्ज का मतलब ये है कि भाई जैसे भारत पे कोई चार्ज लगाया जा रहा है, अब जैसे होता है सेस होता है, सरचार्ज होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। टैक्स मतलब एक टैक्स का है, उसी तरीके से चार्जेस है। भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, मतलब कई भारत से लूट के यहाँ से लेके जा रहे थे, कहाँ पे, इंग्लैंड लेके जा रहे थे। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन से मीनिंग निकाला, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ होम चार्जेस की संगठक थी। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन की डिमांड जो है स्पेसिफिक हो गई, समझ में आया। संगठक थी, संगठक मतलब सारी तो चीज़ें तो नहीं होगी कभी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन से ही पता लग जाता है कि ये आंसर आएगा नहीं आएगा, ये चीज़ समझो। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब अपने को ये चीज़ पकड़नी है कि भाई होम चार्जेस जो है क्या होता था, किस तरीके से लगाया जाता था, वो सारी चीज़ें आएगी। ठीक, अब देखो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, हाँ यही तो है संपत्ति दोहन। हाँ, भारत से यहाँ मैंने याद करो, लंदन में इंडियन ऑफिस जो बना था उसका जो है सैलरी वेतन सब यहाँ से दिए जाते थे। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कोई टैक्स लगा रहा है, कैसे ना कैसे, जैसे आज गवर्नमेंट कैसे पैसे कलेक्ट करती है, टैक्स लगा के कलेक्ट करती है, और उस पैसे को सोचो कि इंग्लैंड भेज रही है, वही बात होगी। हाँ, होम चार्जेस भारत पर लगाना, इसका एकदम सही बात है, ये तो 100% सही है। ठीक है, ये सही है, तो ये गया अपना ऑप्शन। ठीक, अब आगे देखो, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, हाँ जो याद करो उनकी जो सेना में लोग होते थे, जो ये लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब जो वाइसराय है, गवर्नर है, उनका भारत का जो टैक्स कलेक्शन होता था वहीं से तो उनको पैसे दिए जाता था, और उनका पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब वो ब्रिटेन में जा रहा है। सही बात है, ये भी 100% ये बात सही है। अब आगे देखो, इससे तो आंसर तो आ गया, अपन तो ये पढ़ो, ये क्यों गलत है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, अब ध्यान से समझना। अंग्रेज तो भाई बहुत जगह युद्ध लड़ रहा था, वियतनाम में लड़ रहा था, अफगानिस्तान में लड़ रहा है वो, ठीक है, यूरोप में भी लड़ रहा था। मुझे बता, क्या हमेशा ही जो है भारत के पैसे यूज होंगे वहाँ पे? नो भाई, कभी हो सकता है कि कहीं और से ले रहे हो, इस कारण से ये चीज़ हमेशा ये इसका यूज नहीं होता, हमेशा इससे पूर्णतः निर्भर नहीं है, तो ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, दूसरी बात अपने पता है था क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिमांड है, सारे तो ऐसे नहीं होंगे। अब ये तो दो तो अपने डायरेक्ट पता लग रहा है आराम से। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जो है सीखने की जो चीज़ है, यूपीएससी ने आगे जाके यही चीज़ पूछी है। पहली बात है, होम चार्जेस की बात कहाँ की गई है? होम चार्जेस की बात की गई है आर.सी. दत्त की बुक में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आर.सी. दत्त की बुक थी इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। यही क्वेश्चन आगे जाके 2-3 बार होगा। ठीक है, होम चार्जेस याद रखना, ईस्ट इंडिया स्टॉक पर लाभांश, घरेलू ऋण पर ब्याज, वही सारी चीज़ें होगी, वो उतना कोई काम की बात नहीं, बस उतना समझो। अब आ जाओ, ये देखो ये कैसे यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन कल मैंने भेजा भी था आप लोगों को, कि कैसे 2024 में यूपीएससी ने इसको डायरेक्ट रिपीट किया इसी क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ ये समझते चलो। ठीक है, अब देखो ये हिस्ट्री में देखो इस टाइप का, जब ये देखो ये पैटर्न जो बन रहा है उसमें किस टाइप का आंसर आ रहा है, ये चीज़ भी समझते चलो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें है ना, अब ये ऑप्शन भी माइंड में रखा करो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो 3 की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, 3 2 ही बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, ये चीज़ याद रखो। दूसरी बात, इस टाइप का जब पैटर्न बन रहा है तब ये आंसर आता है, ये चीज़ माइंड में रखना, ये बहुत काम करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अब देखो पहली बात है, महात्मा गांधी आ रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा शोषण हो रहा होगा, तभी आएगा। ठीक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। खेड़ा के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ध्यान से देखो कौन कौन से कथन सही है, वहाँ पढ़ना। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अब ये चीज़ सोचो, ध्यान से समझो। अगर जस्ट इस स्टेटमेंट को आप चेंज कर दो कि अगर मान लो अकाल आ गया था तो उन्होंने जो है वो जो है चेंज, मतलब कि अगर मान लो कि अपन ये अब ये पता करना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, करेक्ट है या सही है। अब ये इसका मतलब जस्ट अपन उल्टा पढ़ेंगे, भाई जब अकाल आ गया तो उसके बाद में भी उन्होंने टैक्स वसूल रहे थे। ठीक है, ये तो ये दिया है ना। अब ये पढ़ेंगे कि भाई जब अकाल आ गया था वो टैक्स वसूल नहीं रहे थे। मुझे बताओ फिर गांधी जी को सत्याग्रह पे करने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? भाई गांधी जी तभी आएगा ना जब लोगों का शोषण हो रहा होगा। गांधी अपनी लाठी लेके क्यों पूछेगा कि वहाँ पे जनता का शोषण हो रहा था? तो इसका मतलब कब शोषण हो रहा था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। हाँ, तो भाई गांधी जी जरूर लाठी लेके पहुँचेगा यहाँ पे। अब ये पता लग गया अपने को, भाई ये तो श्योर है, 100% श्योर है, तो ये बात तो सही है, पहली बात। ठीक है,
अब ये सही है तो अपना ये ऑप्शन तो गए, ठीक है। अब मैंने कितनी बार बोला, जब ये पहला सही है तो दूसरा हमेशा गलत होगा। मतलब ये समझो कौन किस टाइप के क्वेश्चन हो, ये भी ऑब्जर्व करते चलना। और कभी ऐसा होगा ये सही है तो ये गलत होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में, ठीक है, इसका मतलब अपने को ये पता लग गया, ये इन्फॉर्मेशन सही है, गुजरात में था ये खेड़ा, ठीक है। गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू, अभी तो मैं करवाया हूँ। स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू था भाई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। ये स्थायी बंदोबस्त यहाँ कर क्या रहा है? ठीक है, लागू कर दिया जाए, गलत। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा बहुत अगर देखोगे ना तो कांग्रेस जो थी या गांधी जो थे स्थायी बंदोबस्त के सपोर्ट में थे, याद रखना, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ज़्यादा शोषण नहीं होता था। पर जैसे ये रेतवाड़ी आए तो इसमें तो और ज़्यादा शोषण बढ़ने लगा, तो ये चीज़ भी याद रखते। दूसरी बात, अपने को पता है स्थायी बंदोबस्त तो भाई इधर लागू था, गुजरात में। तो याद रखना कि रेतवाड़ी था, ये चीज़ याद रखना। मैंने बोला भी था पश्चिमी एरिया में जो है रेतवाड़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये गलत हुआ, ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरी बात, एक और चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़, हमेशा एक चीज़ ये याद रखना कि जब भी सिंगल स्टेटमेंट होता है, अब यहाँ पे आपको सोचा स्थायी बंदोबस्त की जगह अरे रेतवाड़ी भी तो आ सकता है, महालवाड़ी भी आ सकता है, बस जहाँ चांस है, सिंगल फैक्ट है, उसको चेंज करने का पॉसिबिलिटी है, तो वो गलत होगा वो स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखना। अरे आपने पता है यहाँ पे पहली बात ऐसी बात है नहीं, गांधी जी विरोध क्यों करेंगे? तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी इसीलिए हुआ। अब देखो 2024 का सेम क्वेश्चन था, यही स्टेटमेंट उठा के 2024 में क्या बोला था कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है, अकाल जब पड़ जाता था तो तब भी वो जो लोग है, एक मिनट रुको मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसका मतलब देखो कैसे यूपीएससी जो है एक ही स्टेटमेंट को उठा के बार बार वो रिपीट करता है। अब जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन बताया ना, वही उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में था, ठीक है। कॉर्नवालिस अपने को पता है। अब कॉर्नवालिस था तो कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। अब देखो राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त, ये तो एक तो ऐसे कट जाएगा भाई। वो लाया कौन सा था? स्थायी बंदोबस्त लाया था, तो पहला तो ऐसे ही काट दो आप, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरा उसको। फिर भी अगर मान लो पढ़ भी लो, रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। मुझे बताओ कहाँ दी गई थी? यहाँ से अपने को पता लग रहा है भाई टैक्स वसूल रहे थे, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे भी काट सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था? बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था, उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। सूर्यास्त नियम अब याद करो। तो मेरा कहने मतलब देखो कैसे यूपीएससी एक ही क्वेश्चन को बार बार कैसे रिपीट कर रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब थोड़ा बहुत देख लो भाई, खेड़ा किसान सत्याग्रह, तो गांधी जी का एक चीज़ याद रखो, गांधी जी है ना केक खाना बहुत पसंद था गांधी जी को, तो ये चीज़ याद रखना, ट्रिक है। मतलब सी का मतलब होता है चंपारण। चंपारण कहाँ है? याद रखना बिहार। वहाँ पे क्यों जाते हैं गांधी? नील का विद्रोह, नील खेती का विद्रोह करने जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रखना। कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला। ये बिहार पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी को यहाँ पे कौन कौन गांधी जी के दोस्त बनते हैं, शिष्य बनते हैं? याद रखना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बेसिक चीज़ें इसके बारे में। चंपारण से कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। 17 चंपारण 17, ठीक है, धन्यवाद। अब आगे देखो, इसके बाद में आता है गांधी जी, ये मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद में के मतलब खेड़ा, तो कभी सीक्वेंस ही पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया कि एक याद रखना गांधी जी का। तो ये 1918 की बात है, ठीक है, गुजरात में। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 18 में। हाँ, परंतु इनमें टाइम पीरियड जो है पहले वो था, ठीक है, अहमदाबाद था, ठीक है। दूसरी बात है, अब देखो ध्यान समझिए, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ो। देखो पहली बात याद रखना कि उस टाइम जो है गांधी जी गुजरात सभा के वो अध्यक्ष थे। क्या क्या होगा? एक ई का नहीं, ई का मतलब नहीं यार, ई का मतलब तो इसलिए है वो केक के जोड़ने के लिए, बस केक बना, ये तीनों का ही मतलब ही है, ई का मतलब नहीं है वहाँ पे, ठीक। गुजरात सभा के गांधी जी उस टाइम अध्यक्ष थे 1918 में, ठीक है। इसीलिए गांधी जी इस आंदोलन में भी जाते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। याद रखना इस खेड़ा किसान से, अब देखो मैंने बोला था ना, जैसे चंपारण में गांधी किससे मिले? राजेंद्र प्रसाद से। वैसे गांधी जी खेड़ा में किससे मिलते हैं पहली बार? वल्लभ भाई पटेल से। याद रखना ये चीज़, वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंदुलाल याग्निक थे, पर ज़्यादा ये देखो फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, ये याद रखो, वल्लभ भाई पटेल से यहाँ पे गांधी जी मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक और चीज़ याद रखना, 1928 में एक और चीज़ होती है, याद आया कुछ? 1928 में एक और आंदोलन होता है जहाँ पे गांधी जी जाते हैं,
1928 है, कौन सा बताओ? अरे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। सर वो तो बारदोली वो तो हाँ। बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में ही हुआ था वो, वहाँ की महिलाओं ने दिया था उनको सरदार की हाँ। उपाधि। तो ये याद रखना कब हुआ था? 1928 में। सही है या गलत में बताओ? अरे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अरे चेक करके बताओ, नहीं पता तो मुझे जहाँ तक याद है 1928 है। अरे बताओ बताओ फटाफट चेक करके। मुझे जहाँ तक याद है 1928 में होता है। 1928 में। ठीक है, याद रखना इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। ठीक है, और वहाँ पे एक जनजाति थी ट्राइबल, रानी पराज करके ऐसा कुछ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। काली पराज था हाँ सर काली शायद। पराज, काली पराज तो उसकी जनजाति के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ अब इधर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ट्रिक कैसे लगेगी, ध्यान से समझना। दूसरी बात है ना, इसका मैं एक पीडीएफ दूंगा, शायद उसमें तो नहीं है ना। जैसे इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना, वो मेरे पास है एक लिस्ट दृष्टि वालों का, उस पर सारा मैंने ऐड कर दिया था, वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा बाद में। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर उस पीडीएफ का थोड़ा बहुत आइडिया होता तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो, अब ध्यान देख रहे, मैंने क्या बोला है, पहले नॉन क्वेश्चन वो होते हैं जिनका बारे में आपको भी पता है, यूपीएससी पता रहता है, उनके क्वेश्चनों का डी होता है। पर जो ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट से ही पहली बार बनाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नया क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, तो उसका याद रखना कि ये आंसर होता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, कब ए होता है कब डी होता है। स्टैटिक पार्ट से भी अगर देखो करंट अफेयर का जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है उसका मोस्टली ये होता है, आप देखना ऑब्जर्व 70-30 रेशियो लगता है उसमें। परंतु स्टैटिक पार्ट में भी अगर वो नया क्वेश्चन बना रहा है, ये चीज़ याद रखना, नया क्वेश्चन बना रहा है तो उसका ये आंसर होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, देखो सन 1893, अब तो सन 1893 में क्या हो चुका था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, ये चीज़ माइंड में रखो। ठीक है, पहली चीज़ कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी उस टाइम। ठीक है, और याद करो 1893 में एक्ट आता है, कब आता है? 1893 में आता है या 92 में आता है? शायद 92 में आता है ना। 93 92 या 93, सही बताओ मुझे। ये कौन सा सर? अरे 1900, मैंने उस दिन बोला था, बताया ना, 1909 का एक्ट आता है, उससे पहले एक एक्ट आता है जिसमें जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के एक्ट में दिया जाता है। 92 था सर, 92। हाँ 92 ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ध्यान से समझो, अब देखो ये बेसिक चीज़ें बस माइंड में रखो, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो सन 1893 में, अब उस टाइम याद रखो कि जो है आप बजट पे थोड़ी बहुत चर्चा भी कर सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक है, इस टाइप के अधिकार दे दिए गए थे। इसका मतलब धीरे धीरे सरकार पे क्वेश्चनिंग करने का अधिकार मिल चुका था। अब ध्यान से समझना, और उस टाइम कांग्रेस ही बन चुकी थी। और याद रखो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा दल था? नरम दल था उस टाइम। 1905 के बाद में जो है गरम दल आता है। ये सब चीज़ें माइंड में रखना। ठीक है, सर विलियम वेडरमन, चलो ठीक है कोई भी हो, तथा WS केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? अब ध्यान से समझना, इंडियन मतलब भारतीयों के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी, देखो पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे आज भी होती है, तो संसद में होती है ना, संसद में भाग लेने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी, उस तरीके की बात है। तो उस टाइम का संसद मतलब जो ब्रिटेन का जो होता है। अब ब्रिटेन का जो कौन सा होगा, याद करो, एक तो होता है जैसे मान लो कि राज्यसभा है, मतलब वहाँ पे लोक सभा बोला जाता है उसको। ध्यान से समझना ये चीज़, लोक सभा में क्या होता है, वहाँ के बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा उस टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो पादरी हो गए, ये सब सारी। एक होती थी निम्न सदन। निम्न सदन में कौन होते हैं? जिसमें इलेक्टेड मेंबर चुन के जाते हैं। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये, इसका जो संबंध होगा जो इंडियन पार्लियामेंट कमेटी है, इसका मतलब निम्न सदन से ही होगा। अब देखो इसके बारे में कहाँ पे ये बात होगी, ध्यान से समझना। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए बस मिल गया। अब देखो भारत के लिए, इंडियन भारत के लिए। ठीक है, राजनीतिक सुधारों, ठीक है, कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए बस। ठीक है, एक तो वो भी चीज़ है, अपन उस नॉलेज से भी पकड़ लिए। ठीक है, वो चीज़ होगी। अब मैं आपको एक और ट्रिक लग रही है, वो भी बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप सीख गए। तो मैंने क्या बोला था, पीछे से पकड़ो, आंदोलन करने के लिए, और कहाँ लिखा है आंदोलन करने के लिए, बस। इसका मतलब इन दोनों में से ही आंसर होगा। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब पढ़ो, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, इसको पढ़ो, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु। अरे विख्यात क्या होता है, मैंने कितनी बार, देखो हिस्ट्री में ये चीज़ पकड़ते चलो, ये जो फालतू की बात बोलता है ना वो गलत होता है, बस आंसर अपना वो ट्रिक भी लग गया। ठीक है, अब आगे देखो,
अब ये चीज़ होगी। अब देखो, अब ये दो स्टेटमेंट क्यों गलत है वो भी पकड़ लेते हैं अपन। देखो, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान, अरे साम्राज्यिक न्यायपालिका, यहाँ पे क्या बोला, पार्लियामेंट्री, ये तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, गलत क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, वो स्टेटमेंट तो ऐसे ही कट जाता है। समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, अरे सुगम करने के लिए अब देखो खुद ही सोचिए, इसका कोई लॉजिक है? अब पहली बात मुझे बताओ, भारतीय स्वतंत्रता की कहाँ बात चल रही थी? 1893 की बात है, भारतीय स्वतंत्रता, याद करो इस टाइम तो अपन क्या चाह रहे थे कि भाई अपने को ऑस्ट्रेलिया का जैसा स्वशासन दे दिया जाए, उस टाइप की बात करें। स्वतंत्रता की बात तो 1929 के बाद में आती है, गलत, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो विलियम विडरबर्न थे ना, ध्यान से समझना, ये विलियम विडरबर्न थे जो भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है ना, उसी टाइम इसके संस्थापक मेंबर थे, मतलब सदस्य थे, याद रखना। दूसरी बात, ये चीज़ याद रखना, ये लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। लिबरल पार्टी भारत के बारे में थोड़ा हिमायती भी थी, याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, इन्होंने ए.ओ. होम की जीवनी भी लिखी थी, याद करो। ए.ओ. होम कौन था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस टाइम मुख्य सचिव भी था वो, ए.ओ. होम। ए.ओ. ह्यूम की इन्होंने जीवनी भी लिखी थी। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना कि 1889 में तथा 1910 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं, याद रखना ये चीज़, 2 बार ये अध्यक्ष बनते हैं। तो ये तो भाई इंडिया के लिए पॉजिटिव काम करेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो ये पॉजिटिव काम करेंगे ना, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अरे ये जॉर्ज यूल है ना, ये भी जो है एक और अंग्रेज बनता है 1888 में, जॉर्ज यूल, वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। चलो आ जाओ, इसमें तो ट्रिक भी लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें से हो गया क्वेश्चन। अब ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। चलो आ जाओ अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं, ठीक है, गांधी जी की बात है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। सोचो, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी जो गांधी जी को बदल डाली। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अब ध्यान से समझना, लास्ट व्यक्ति मतलब क्या हो गया? जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में भी, उनके विकास के बारे में भी बात कर रहा होगा। लास्ट समझो, ये अनटू द लास्ट, ठीक है। अब देखो, सुशिक्षित व्यक्ति, ये क्या है? ये वर्ड से ही समझो, सुशिक्षित व्यक्ति क्या होता है भाई? ये बोल देता है एजुकेटेड जो हो गया भाई, सुशिक्षित व्यक्ति क्या होता है? देखो इंग्लिश में क्या लिखा है इसके लिए, एजुकेटेड मैन, जो भी है छोड़ो। सुशिक्षित व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का, ये लिख लेना, याद रखना ये चीज़ स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि जो भी भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको नैतिक दायित्व है कि वो गरीबों को, उनको पढ़ाने में, इनमें जो है, क्योंकि आप उनके रिसोर्स पे पढ़ के आगे बढ़े हो, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोग उनके लिए मदद करो, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। पहली बात, सुशिक्षित व्यक्ति क्या होता है, फालतू की बात बता रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने क्या बोला, लास्ट मतलब यहाँ पे कोई अंतिम व्यक्ति की बात हो रही है? नो, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि गांधी जी, याद करो, गांधी जी के प्रिंसिपल कहते हैं सर्वोदय, वो यहीं से गांधी जी ने सीखा था, और तथा अंत्योदय, याद रखना, गांधी के जो कॉन्सेप्ट है दोनों यहीं से ही आते हैं, ठीक। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। अनिवार्य वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड है। मुझे बताओ ये चीज़ कैसे गांधी के जीवन को बदल डालेगी? ये फालतू की बात है। उच्च जीवन क्या होता है? अब ये तो वही होगी कि गांधी जी बोले सब ब्रह्मचारी रहो, आध्यात्मिक चिंतन करो, अनिवार्य है, तभी आपका कल्याण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, गलत है। दूसरी बात, लास्ट का मतलब समझो, लास्ट का मतलब अंतिम व्यक्ति में जो खड़ा है उसका भी कल्याण होना चाहिए, तो ये इसीलिए सर्वोदय तथा अंत्योदय कॉन्सेप्ट आते हैं, और वहाँ पे व्यक्ति के कल्याण को सबके कल्याण में नहीं था, तो गांधी जी को यही चीज़ हो जो बदल देती है। दूसरी बात ये याद रखना कि अनटू दिस लास्ट जो है जॉन रस्किन की बुक है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पे उन्होंने इकोनॉमी पे लेख लिखा था, इसीलिए याद रखो। देखो भारतीय जो सरकार है वो चलाती है ना, अंत्योदय मिशन चलाती है, सर्वोदय मिशन चलाती है, क्यों चलाती है? ताकि अंतिम व्यक्ति जो पायदान में खड़ा है, क्या ऑन टू बुक किन किया, ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन अरे तो देखो ऐसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अर्थव्यवस्था पे इन्होंने लेख लिखा था, इसीलिए तो अपन अंत्योदय योजना ये सब किस पे चलाते हैं, याद करो, पीडीएस जो बांटते हैं उसमें चलाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
दूसरी बात, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि भाई गांधी जी क्या करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये चीज़ याद रखना। गांधी इज आइडियल पर्सन, और यूपीएससी का भी आइडियल पर्सन है। गांधी जी के बारे में खराब बातें नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे कट जाएंगे। और गांधी एजुकेटेड व्यक्तियों के लिए चलिए बात करेंगे, गांधी सबकी बात करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। गांधी सबकी बात करेगा, गांधी को ऐसे देवता नहीं बनाया गया। आप एनसीईआरटी पढ़ना, गांधी जी को उस टाइम भगवान मान बैठे थे लोग भाई। यूपी के लोग गांधी के बारे में, जैसे होते ना क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में बातें होती, वो बातें होने लग गई थी, तो गांधी बाबा भगवान बन गए थे उस टाइम। मतलब कहना मतलब है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो गांधी सबके बारे में सोचेंगे, ये चीज़ याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अब ध्यान से समझना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अगर आप मोस्टली देखोगे ना तो 1929 के बाद में ही चलता है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना। क्योंकि स्वतंत्रता की बात तभी आती है, नहीं तो पहले तो अपन जो है होम रूल चाह रहे थे, ये सब सारी चीज़ें थी। उसके बाद की घटना है, ये चीज़ समझो, ये यूपीएससी क्यों देता है, ये चीज़ समझो, ध्यान से समझना है चीज़ के संदर्भ में। उषा मेहता की ख्याति मतलब उसको प्रसिद्धि मिली है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भाई खराब काम करते तो क्यों पूछते। उषा मेहता है, ध्यान से समझना, उसको ख्याति क्यों मिली। अब देखो, पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन का टाइम पीरियड, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जब भी कोई नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आपको लगा जैसे, अब देखो ये आप है ना ट्रेडिशन बुक में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये नया क्वेश्चन बनाया कहीं से भी जो यूपीएससी ने बनाया, तो इसलिए ये आंसर है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, एक तो वो चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ अपन और भी लॉजिक सीखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्यों। अब देखो ना, एक और ट्रिक याद रखना हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री और चीज़ें के लिए लगती है, जो इम्पोर्टेंट थीम होती है याद करो। जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, अशोका हो गया, गांधी हो गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन यूपीएससी की फेवरेट है, जहाँ में इम्पोर्टेंट थीम दिया हो वो यूपीएससी का आंसर होता है। अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ये यूपीएससी की फेवरेट थीम है, तो भाई यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, ये चीज़ माइंड में रखना। कि वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, अब भाई ये बहुत अच्छी काम है। अब देखो ये भी समझो, ये ख्याति मिली है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सोचो। और अपने क्या सीखा था अभी जस्ट उस क्वेश्चन में, कि जनता अपने अनुसार ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसको आंदोलन को नेतृत्व दे रही थी। जैसे जयप्रकाश नारायण जो है बिहार में कर रहे थे, उधर जो है महाराष्ट्र में, इधर जो है समांतर सरकारें चल रही थी, बंगाल में चल रही थी। अब तो ध्यान, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने, तो भाई ये तो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, इन्फॉर्मेशन फैला रही थी, गुप्त रूप से चला रही थी, ये तो बहुत पॉजिटिव काम हो गया, ये तो जरूर होना चाहिए। अब आगे देखो, द्वितीय गोल में सम्मेलन में सहभागिता हेतु, मुझे बताओ द्वितीय गोल में सहभागिता कौन जाती है, सरोजनी नायडू जाती है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और मुझे बताओ सहभागिता करने में कौन सी, भाई उसने ख्याति कर ली, उसने कौन सा, मुझे ये सोचो, चलो आपको ये नहीं पता, अब ये चीज़ मुझे बताओ। अगर आपको भाई गोल में सम्मेलन में सहभागिता, मुझे बताओ पार्टिसिपेशन करने में कौन सी योग्यता की हासिल कर लिया आपने भाई, जिससे आपको ख्याति मिले, बताओ मुझे। सरोजनी नायडू को उसलिए चली जाना जाता कि वो वहाँ पे गई थी, आप खुद ही सोचो ना, ये तो फालतू की बात बोल रहा है, ठीक है। आगे बोला, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने में, तो एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था, पहली बात याद रखना, लक्ष्मी सहगल ने किया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन आगे जाके पूछा 2021 में, सहगल, ठीक है, लक्ष्मी सहगल थी, ठीक है। पर मुझे बताओ आज़ाद हिंद फौज का जो है कि ठीक है चलो इसने लक्ष्मी सहगल ने किया था, पर इसका भाई नेतृत्व करने से नहीं, अगर उसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया हो तो तब तो एक माना भी जाए, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने में उसको क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात याद रखना, अंतरिम सरकार में एक भी महिला नहीं रहती है। जब भारत, याद रखना कि जब पहली बार जब कैबिनेट चुन के आती है, मतलब चुनावों के बाद में, जब जरूर जो है अमृत कौर को जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, जो ये पंजाब से आती थी, याद रखना, स्वास्थ्य मंत्रालय संभालती है अमृत कौर। अब ये चीज़ें याद रखना, आगे जाके यही सब चीज़ें क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी बना यूपीएससी ने, ये वाला भी पूछा है, अभी ये पूछा नहीं है, पूछ सकता आगे जाके, अमृत कौर को याद रखना। अब जहाँ तक मुझे याद है शायद अकाली दल से आती थी उस टाइम, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, यूपीएससी फेवरेट थीम याद रखो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अमृत कौर के पहले को लिखा है क्या, अमृत कौर के पहले लक्ष्मी सहगल, अच्छा, वो थी जो उस आज़ाद हिंद, अगर आप वो सुभाष चंद्र बोस वाली मूवी देखोगे ना उसमें है। अब देखो मैंने वो क्वेश्चन इसीलिए सही किया था 2021 में। चलो ठीक है, आगे देखो, तो इसलिए मैं 2-3 मूवियाँ जो भेजूंगा वो तो जरूर देख ही लेना, वो मत छोड़ना,
चलो आ जाओ। अब देखो ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में अपन उधर देखो, अब धीरे धीरे अपना बेस तैयार होता जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अब मैंने बताया था उस टाइम भी, अब देखो उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, पहली बात, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, किस किस की अनुशंसा की थी भाई, सब तो नहीं आएगा, ये चीज़ समझो। और ये लॉजिक भी समझो, देखो जब इस टाइप का ऑप्शन बना रहा था, याद करो उसमें भी यही आंसर आया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखो आगे। अब देखो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, देखो अब ये इजीली रिप्लेसेबल है। अब यहाँ पे याद रखना, उन्होंने क्या किया था, डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो कब शुरू होती है, 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद में। ये चीज़ याद रखना, 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद में शुरू होती है। जैसे ही पहला काटोगे आपका आंसर आ गया, बस अब यही पकड़ना है। समझ में आया, यही चीज़ पकड़नी है आपको। आगे देखो, अल्पसंख्यकों के लिए हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये स्टोरी थोड़ा समझोगा ना तो ये थोड़ा वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, मैं सारा क्लियर करूँगा, देखो ध्यान से, पहले स्टोरी पर समझो। सबसे पहली बात आते हैं अपन, आते हैं 1905 में। 1905 में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है, वहाँ पे बंगाल के विभाजन की बात चलती है। ठीक है, बंगाल विभाजन की बात चलती है तो कौन करता है, लॉर्ड कर्जन, समझ लेना। ठीक है, ध्यान से समझना, लॉर्ड कर्जन करता है कि भाई प्रशासनिक आधार पर हम इस चीज़ को कर रहे हैं। ध्यान से समझना ये चीज़, प्रशासनिक आधार पर, क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा इलाका था। ये बात सही भी है, ऐसा कोई उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, सही बात है भाई। उस टाइम का बांग्लादेश और भारत का असम वसम सब सारे इलाके आते थे उसमें। सोचो आज का बंगाल ही कितना बड़ा है। अब तो उसमें तो बंगाल सोचो, जो बांग्लादेश मिला दो, पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका मिला दो। ठीक है, बंगाल में बिहार उड़ीसा ये सब आते थे, तो कितना बड़ा इलाका हो गया। तो इन्होंने बोला कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है कि हम इसको अलग करने के लिए इसके 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। चलो ये तो कोई गलत बात नहीं थी, पर उन्होंने तुम्हें पता क्या किया, उन्होंने हिंदू बहुल एरिया को एक तरफ बांट दिया। ठीक है, और जो मुस्लिम बहुल था उनको एक तरफ बांट दिया। ठीक है, और इसमें भी ऐसा रखा कि हिंदू बहुल एरिया में जो है बंगाली बोलने वाले ज़्यादा थे। इस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया। तो यहाँ से जो है उनकी जो है फूट डालो और राज करो की नीति शुरू होती है। ये चीज़ भी याद रखना, फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। अब बस सबाइश बात क्वेश्चनिंग किया जाएगा तो फिर याद करो कि स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में। ठीक है, और उसी में देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है पाकिस्तान बनने की, उससे पहले नहीं था। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब उस टाइम क्या थे, देखो ध्यान समझना, पहले कौन संभाल रहे थे कांग्रेस को, नरम दल, तो वो नॉर्मल लोग थे, अच्छे लोग थे, ज़्यादा वो भी नहीं करते थे। फिर आते गरम दल, गरम मतलब गरम खून। कौन कौन आएंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय आएंगे, बाल गंगाधर तिलक आएंगे। ठीक है, और विपिन चंद्र पाल आएंगे। अब ध्यान से समझना, ये नया खून है, नया खून है। अब देखो ध्यान से समझना, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र से थे तो वो कैसी राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति भी करेंगे। और पहली बार जो है धर्म को इन्वॉल्व किया जाता है, ये चीज़ याद रखना, मतलब धर्म के प्रतीक चिन्हों को यूज किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बंगाल में जो है गणेश यात्रा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आज भी जो है अपन देखते हैं राजनीति में धर्म का प्रयोग यहाँ से शुरू होता है सबसे पहले। अब उस टाइम क्या था कि जो वहाँ के जो मुसलमान थे वो भयभीत हो जाते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात होंगी, कोई भी एक जो कम्युनिटी है इस तरीके से, जैसे आज भी, जैसे देखो ना कि मान लो कि कोई भी, जैसे राम मंदिर बना था उस टाइम पूरे देश में क्या चल रहा था। अब कोई भी एक जो समुदाय होगा भयभीत तो होगा ही। अब उसी टाइम से जो है कि 1906 में, ठीक है ध्यान समझना, मुस्लिम लोग जाते हैं, जब याद करो कि कौन तो था, माले मिंटो। ठीक है, ये 1909 में आता है माले मिंटो रिफॉर्म। तो उनके पास जाते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हमें तो भाई आप जो है अलग से जो है मतलब सीटों के लिए कि हमारे प्रतिनिधि को हम मतलब मुस्लिम ही वोट दिया जाए, तो पृथक निवासक क्षेत्र को लागू करने की मांग करते हैं। तो 1909 में याद रखना कि पृथक निवासक क्षेत्र दिया जाता है मुस्लिमों को। याद रखना, यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान के धीरे धीरे। अब उस टाइम ध्यान से समझना, एक तो ये चीज़ होगी 1906 में वो जाते हैं और वहाँ पे उनको अनुशंसा मिल जाती है कि हाँ आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। यहीं से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग यहाँ से बनता है। ठीक है, पहली बात। अब इसी के ही जस्ट विरोध में जो है, जो आज अपन देखते हो ये कौन, आरएसएस, इसी के ही रिफ्लेक्शन में बनती है कि ये मुसलमानों की बात करें मुस्लिम लीग, तो हम आरएसएस जो है हिंदुओं की बात करेंगे। यहाँ से आरएसएस की भी शुरुआत होती है, बेस बनना शुरुआत होती है। तो 1909 में क्या होता है, उनको पृथक निवासक क्षेत्र मिल जाते हैं। पृथक निवासक क्षेत्र का मतलब भी समझो कि उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो पहले तो वो खड़ा होगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा, और उसको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे, और हिंदू वोट नहीं दे सकते। पृथक निवासक क्षेत्र का मतलब ये होता है।
अब 1907 में क्या हुआ था, याद करो, सूरत का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, गरम दल और नरम दल, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे इनका सेपरेशन हो जाता है। अब गरम दल होता है, फिर उसमें जो ये बाल गंगाधर तिलक थे उनको जेल वेल भेज दिया जाता है। फिर जो 5-6 साल बाद में अब आते हैं, बाद में 13-14 में जो है वर्ल्ड वार शुरू होता है, उस टाइम इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये आते हैं तो ये समझ गया था कि भाई यहाँ से तो अपनी राजनीति नहीं चलने वाली, तो ये फिर एनी बेसेंट के साथ मिलते हैं। ध्यान से समझना लॉजिक। यहाँ से होम रूल की आंदोलन शुरू होता है, 1916 में शुरू होता है, उसी टाइम मतलब 14-15 के दौर में होम रूल आंदोलन शुरू होता है, जो कि आयरिश आंदोलन से प्रभावित था, ये चीज़ याद रखना। और जो एनी बेसेंट थी वहीं से थी वो, ठीक है, आयरिश मुल्की थी वो, ठीक है। यहाँ से होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है 1916 में। और ये भी याद रखना कि एनी बेसेंट अलग एरिया में चलता है और इसका जो है बाल गंगाधर तिलक का अलग एरिया में चलता है। उसका कारण होता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अब देखो ये धीरे धीरे जो है, अब बाल गंगाधर तिलक क्या चाह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब उससे पहले जो है कि बाल गंगाधर जो तिलक है अपनी इमेज को भी सुधार लेते हैं। एनी बेसेंट भी, तो एनी बेसेंट क्या करती है, इनको मिलाने का काम करती है। पहले तो भाई सबाई सी बात है, नरम दल और गरम दल दोनों जो एक हो जाओ, तो ये दोनों एक होते हैं पहले, नरम दल और गरम दल 1916 में। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही दोनों एक होंगे, अब ये बात चलेंगी भाई जो मुस्लिम लीग बन गई है वो एकदम हटके चल रहे हैं, तो उससे काम कैसे चलेंगे, तो उनको जोड़ने के लिए उनका जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र उसको एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस। ये सबसे बड़ी भूल होती है कांग्रेस की। यहाँ से पाकिस्तान की जो है अवधारणा चालू हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया। जैसे 1916 में से फिर 1919 का एक्ट आता है, याद करो अपने कल पढ़ा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो क्यों पॉलिटी पढ़ना जरूरी है पहले, हिस्ट्री से पहले। अगर जब तक आप पॉलिटी नहीं पढ़ोगे आप हिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। अब 1919 में याद करो उन्होंने किस किस को दे दिया था, सिखों को दे दिया था, आंग्लो समुदाय को दे दिया था, ईसाइयों को दे दिया था, पृथक निवासी क्षेत्र दे दिया था। अब उनको तो बढ़ावा मिल गया ना भाई, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया ये तो 1916 में। अब याद करो फिर वही जो है कि ये 1927 में साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध होता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उस टाइम जो शायद क्या नाम था उसका, जो भी था, जो वाइसराय था उस टाइम का गवर्नर, ठीक है, वाइसराय था, वो चैलेंज करता है कि भारतीय जो लोग हैं ना, ये लोग एक साथ जो है वो बना ही नहीं सकते, संविधान नहीं बना सकते। इसीलिए जो उस टाइम नेहरू रिपोर्ट आती है। अरे नेहरू रिपोर्ट ध्यान से समझना, उसी टाइम जो है जिन्ना भी धीरे धीरे जो है अलग से मुस्लिम राष्ट्र की वो जो है मुस्लिम लीग है ना और मजबूत होती जाती है। तो इनको नेहरू को, मोतीलाल नेहरू, इनको ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी भूल होगी अपने से लखनऊ अधिवेशन, ये चीज़ याद रखना। अब इस भूल को दूर करने के लिए, अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे जो है कांग्रेस अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगी। अब ये लॉजिक समझो। अब ये क्यों होता है, ध्यान से समझना कि उस टाइम क्या होता है, गांधी भी जो है असहयोग आंदोलन जब होता है ना 1920 वाला असहयोग आंदोलन, ध्यान से समझना, असहयोग आंदोलन जो 1920 वाला होता है उसमें उस टाइम याद करो खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। तो गांधी जी इन दोनों को मिलाने के नज़रिए से इनको साथ में जोड़ लेते हैं और कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो मुस्लिम जो समुदाय। और दूसरी बात भाई वो जो तुर्की में जो साम्राज्य उसके लिए लड़ा जा रहा है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो गांधी जी को जो जिन्ना है ना, याद रखना, जिन्ना उस टाइम पूरा अच्छा व्यक्ति था, मतलब धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, सेकुलर व्यक्ति था। वो खुद गांधी जी को मना करता है कि आप इसको मत करो, ये आगे जाके यही जो है दिक्कत होगी। तो यहीं से जो है गांधी जी गलती करते हैं, गांधी जी से गलती होती है, वो ये राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ देते हैं। अब जो है मुस्लिम लीग की मांग जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब मुस्लिम को उनका वो हो जाता है, फिर राजनीतिक प्रयोग होने लग जाता है। फिर याद करो जो कांग्रेस जो है देवबंद आंदोलन उसको सपोर्ट करती है। फिर इधर जो मुस्लिम लीग का जो था अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन है, उसमें भी बेचारी का विरोध है, कांग्रेस इसका विरोध नहीं करता, देवघर का विरोध करता है। तो ऐसे भी कांग्रेस से कॉन्फ्लिक्ट हो चली रही थी, ठीक है। उसके बाद में जो है चीज़ें दिक्कत हो गई थी। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, अब यहाँ पे कांग्रेस अपनी गलती सुधारने का प्रयास करती है। अब गलती सुधारने का प्रयास करती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे अल्पसंख्यक आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि ठीक है उनको रिजर्व सीटें तो मिलेगी, जैसे अभी होता है ना SC ST के लिए सीटें लोकसभा में फिक्स रहती है, परंतु जो निर्वाचन होगा वो सब लोग वोट देंगे। अरे याद रखो यही सेम चीज़ 1932 का जो पूना पैक्ट होता है उसमें भी यही चीज़ होती है। गांधी बोलती है कि, मतलब अंबेडकर बोलता है नहीं हमें अलग से चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। गांधी बोलता है नहीं, अरे आप रिजर्व सीटें ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़े करो, पर चुनाव जो है जॉइंट उससे करो। तो यहाँ पे भी इसी की मांग होती है। अब जैसे ही इसकी मांग होती है, फिर जिन्ना जो है भाई 1928 में आया था ना, फिर जो जिन्ना लाता है 14 ऐसा प्रस्ताव करके लाता है, 14 सूत्री प्रस्ताव ऐसे लाता है। उसमें साफ जो है फिर जिन्ना जो है फिर वो धर्म की राजनीति करने लग जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ याद रखना कि कांग्रेस अपनी गलती, जो लखनऊ जो अधिवेशन था उसकी गलती सुधारने के लिए वो ये चीज़ करती है।
अब ये चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, अब ये से फिर और मुसलमानों में लगेगा कि भाई कांग्रेस तो है जो मुसलमानों के लिए सही नहीं है। यहाँ से भाई अपनी जिन्ना अपनी राजनीति खेलना शुरू करते हैं। 14 सूत्री ऐसा कुछ लाता है जिन्ना भी उस टाइम, 13 सूत्री 14 सूत्री ऐसा कुछ मांग थी। फिर गांधी जी उसी के बाद में वापस से वो आते हैं। फिर वो जो है गांधी जी देख कि भाई माहौल ख़राब होने वाला है, तो फिर वो दांडी मार्च, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू करते हैं उस टाइम। एक और चीज़ याद रखना, जब 1916 में याद रखना कि भाई एनी बेसेंट की बहुत प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। तो 1917 में कांग्रेस का इसको अध्यक्ष बनाया जाता है एनी बेसेंट को, ये चीज़ याद रखना। और ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये याद रखना, 1916 में आर.सी. मजूमदार, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष था, ठीक है। पहली बात याद रखना, पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जी 1917 में क्यों बनी, ये भी याद रखो। 1916 में वो जो है लखनऊ एग्रीमेंट कराती है, नरम दल गरम दल दोनों एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग जो है ये कांग्रेस भी एक हो जाती है, इसलिए इसको फिर तोहफे के रूप में ही दिया जाता है। पर एक और चीज़ याद रखना, 1923 में जो कौन थी, सरोजनी नायडू, वो पहली बार बनती है, चाहे 1923 है 25 है, एक बार देख लेना। पर सरोजनी नायडू जब बनती है 1925 में, तो ये चीज़ याद रखना, सरोजनी नायडू और उसी समय आरएसएस की स्थापना भी होती है। मतलब पृष्ठभूमि तो उधर से हो जाती है, पर यहाँ से देखो हर एक चीज़ बताता हूँ। 1916 में ही उधर जो ये आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखते हो, उसी टाइम उसी शुरुआत होती है BHU की, 1915-16 के दौर में, ये चीज़ भी याद रखना। तो यहाँ से क्या धर्म की राजनीति शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो ये पहला गलत है, तो वो आंसर तो अपना आ गया, ठीक है। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये चीज़ याद रखनी, ये बहुत बड़ी भूल थी। फिर जिन्ना इसके विरोध में आता है, 14 सूत्री ऐसा लाता है वो, ठीक है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, अब तो ध्यान से समझना, मौलिक अधिकार मतलब जो आज फंडामेंटल राइट्स आते हैं वही सारी चीज़ें, वो क्यों आ रही थी, याद करो कि रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट में क्या होता है, इसको ये भी बोला जाता है कि बिना दलील का, बिना ऐसे करके इसको वो भी बोला, मतलब इसमें ऐसा सीधा सा सिंपल सा डायरेक्ट लोगों को जो थोड़ा बहुत लग रहा है उनको डायरेक्ट पकड़ो, जेल में डालो, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। इसीलिए जो है फंडामेंटल राइट की मांग होती है, भाई अंग्रेज तो ऐसे तो कभी भी अपने अधिकार छीन लेंगे, याद रखना। इसीलिए आर्टिकल जो 20 और आप 22 पढ़ते हो वो यहीं से ही प्रेरित है, पहली बात। अब देखो एक और चीज़ समझो, अब ये जो 1928 में आते हैं, 1929 में मैंने बताया था कि आपका लाहौर अधिवेशन आता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, ये रावी नदी के तट पे होता है, और वहाँ पे जो है 26 जनवरी को, याद रखना 26 जनवरी 1930 को वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। इसी कारण इसी दिन को इसीलिए अपन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मतलब संविधान दिवस इसी के रूप में मनाते हैं, ये कारण था। और यहाँ पे पहली बार झंडा फहराया गया था, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद में याद रखना 1931 में बनते हैं अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, याद रखना ये होता कराची में अधिवेशन, ठीक है। इसमें जो है फंडामेंटल राइट जो है कांग्रेस के द्वारा मतलब बोला जाता है कि फंडामेंटल अधिकार जो है मिलने चाहिए लोगों को, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से पूरा स्टोरी हो गया इसका। अब ये देखो, ये आपको आगे जाके बहुत क्वेश्चनों में हेल्प करेगा ये चीज़। चलो हो गया, ठीक है। ट्रिक तो लग ही रहा था, देखो एक जैसे काटोगे आप वो नॉर्मली वो आपको हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट एक और ये चीज़ देखो ये कोई भी कमेटी बनती है, रिपोर्ट बनती है, तो समझ में तो कुछ अनुशंसा करने के लिए बनेगी। तो देखो यहाँ पे देखो इजिली रिप्लेसेबल था इसलिए कट गया। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये चीज़ याद रखना, ये तभी समझोगे जब आप कांग्रेस का डेवलपमेंट सीखोगे। संविधान भारतीय के लिए मौलिक अधिकार, तो भाई तो ये तो भारतीय जो मालिक भारतीय ही है, तो भारतीयों के लिए तो बात तो करेंगे ना, फंडामेंटल राइट तो अच्छी बात है, ये तो जरूर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान से समझना, यूपीएससी के मैं पहले बता रहा हूँ, देखो 2025 में आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जैनिज्म से और बुद्धिज्म से, अभी मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा आपको यूपीएससी में मिलेंगे, जैनिज्म बुद्धिज्म से, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और मेरा मानना है कि अगर आप देखो, जैसे मैं 2023 में क्वेश्चन सही कर लिया, क्योंकि अब मुझे PYQ समझती, PYQ में ऑलरेडी पूछा है, अभी 2012 क्वेश्चन करोगे उसमें डायरेक्ट दिया था, तो मेरा कहने मतलब कि यूपीएससी बार बार वही पूछ रही है भाई, तो आप PYQ पे कमांड करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अब देखो इससे पहले थोड़ा बेसिक सीखो आप, भाई जैनिज्म क्यों आया, क्या है। अब देखो ध्यान समझना, कोई भी एक नया धर्म जब इवोल्व होता है तो कुछ ना कुछ जो पुराना जो धर्म रहेगा उसकी कुछ कमियां रहेगी, हमेशा ये चीज़ याद रख लेना। तो उस टाइम हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म की क्या कमियां थी, पाखंडवाद चल रहा था, ठीक है, पाखंडवाद चल रहा था, ठीक है, रूढ़िवादिता चल रही थी, ठीक है। अपने आप को अवतार बता रहे थे, कल की अवतार बता रहे थे, अवतारवाद था,
ये चीज़ याद रखना। भोली भाली जनता को वर्ण व्यवस्था उसके अनुसार डिवाइड करके शोषण किया जा रहा था। वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद था, जातिगत भेदभाव थे, ठीक है। मनुष्य को मनुष्य समान नहीं समझा जा रहा था। चांडाल जो लोग होते थे उनको देखते, याद करो अभी भी जैसे होता तो सोचो उस टाइम तो चरम लेवल पे रहा होगा। उनको जो छाँव भी पड़ जाती थी, उनको चप्पल अपने सिर पे रख के लेके जाना होता था, समझ रहे हो, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम था उस टाइम। अब देखो कोई भी जो नया धर्म आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ है ना, जब भी कोई चीज़ नया धर्म आएगी तो वो क्या चाहेगी, इन बुराइयों को ख़त्म करना, तभी तो धर्म पॉपुलर होगा। वही जो लोग उसके कारण शोषण का शिकार हो रहे हैं वही तो इस नए धर्म को अपनाएंगे तो स्वाभाविक बात है उसमें जो चीज़ें दी होगी उसको उसमें नहीं होगी। अब देखो ध्यान से समझना, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अब ये देखो हिंदू धर्म के अनुसार तो कौन करता है, विष्णु, याद आया विष्णु, ब्रह्मा और महेश। महेश मतलब शिव होता है। देखो विष्णु क्या होता है, पालनहारी होता है। ब्रह्मा सृष्टि का क्रिएशन होता है, करता होता है, ये जो है इसका विनाश करने का काम करता है। अब भाई जैनिज्म तो ये तो नहीं मानेगा ना जैनिज्म तो ये तो नहीं मानेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये तो खासियत है भाई। कोई भी नया धर्म होगा तो वो अगर सेम फिलोसफी फॉलो कर रहा है तो वो तो कभी नहीं मानेगा। अब देखो सार्वभौमिक आस्था यही तो है ना, अपना आस्था मानते हैं भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो गलत है, ठीक है, ध्यान से समझना। सार्वभौमिक आत्मा तो इसमें भी यही है ना, अगर आप गीता पढ़ोगे तो वी आर द पार्ट ऑफ पार्शियल गॉड, अपन छोटी आत्मा है, भगवान एक बड़ी आत्मा है, अपन उसी के पार्ट है, तो ये भी वही हिंदू धर्म की बात कर रहा है, ठीक, गया काम से, ठीक। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, अरे सत्य एक बोलना, उसकी आचार प्रक्रिया है उसके लिए, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। अब ये वही चीज़ हो गया कि भगवान ही सबको सृष्टि का पालन धारा, ये सत्य है। अब ये हिंदू धर्म में होगा, ये सारी चीज़ें याद रख लेना। अब देखो ध्यान से समझना, सार्वभौमिक विधान से हुआ। अब इसका मतलब है देखो, ये अगर ये हिंदुज़म की फिलोसफी को टक्कर देगा, हिंदू को मतलब हिंदू फिलोसफी को टक्कर देगा, तो इसके लिए अपना नया सिद्धांत लाना पड़ेगा। सिद्धांत लाएगा तो ये बोलेगा कि भाई स्वाभाविक बात है, सृष्टि का जो क्रिएशन हुआ है और इसका रचना और पालन पोषण हो रहा है, ध्यान से समझना, ये ऑटोमेटिक या किसी देवता भगवान द्वारा नहीं किया जा रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो ध्यान से समझना इसके लिए कि ये सृष्टि जो है एक जो लॉ है उसके द्वारा चल रही है। विधान मतलब कि जैसे ध्यान समझना, जैसे संसद है, ध्यान से समझना, संसद हो या सरकार है, ये कैसे चल रही है, एक संविधान बना ना, संविधान, ये चीज़ याद रखो। इसमें क्या काम कर रहा है, विधान। उसी से आप देखो सरकार जो सारे काम करती है, डेमोक्रेसी सारी चीज़ें ही होती है ना। अब यही चीज़ समझो, एक होता है राजतंत्र होता है, एक होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता है, ठीक है। उसमें लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा जो चुनाए गए कानून है उसी के द्वारा चलता है। राजतंत्र में राजा ही सर्वसर्वा भगवान बन जाता है। तो वही सेम फिलोसफी है जो जैनिज्म अपनाता है। भाई जैनिज्म बोलता है कि ऐसे नहीं होता, सृष्टि की रचना पालन पोषण एक विधान है, उसके तहत जो है चीज़ों का पालन पोषण हो रहा है। जैसे अभी सरकार है, संविधान के अनुसार काम करती है, तो इसीलिए जो चुनाव होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लोगों का पालन कर रही है ना, खाना पाना, जैसे मान लो प्रधानमंत्री अभी गरीब कल्याण योजना चली, तो भाई कोई कानून बना होगा उसके तहत होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो जैनिज्म का ये फिलोसफी याद रखना, ठीक है। जैनिज्म मानता है कि ब्रह्मांड और उसके जो घटक है, घटक याद रखना कौन, आत्मा हो गई, पदार्थ हो गए, स्थान, समय और गति हमेशा मौजूद रहें। अरे हमेशा मौजूद रहेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान वो बोलते हैं ना, शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी तो पूरा संसार कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना कि जैनिज्म याद रखना आत्मा को मानता है, ठीक है, और बौद्धिज्म आत्मा को नहीं मानता है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इतना बेसिक चीज़ें याद रखना। अब तो ये क्वेश्चन रेट डाटा बुक से यूपीएससी 2023 में आया, 2022 में आया, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। चलो आगे बढ़ो। अब जो आज मैं बेस तैयार किया हूँ ना, उसको देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आगे जाके। अब आ जाओ सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रट लेना, कहीं पे भी आपको पढ़ने मिल रहा है एनसीईआरटी में। देखो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ हिस्ट्री के। जैसे एंशिएंट में देखो, ध्यान से देखना, सिंधु घाटी सभ्यता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में वैदिक काल में फिर एक और आता है उत्तर वैदिक काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता गुप्ताज जो आता है, ठीक है।
गुप्ता हो गया, ठीक है। अशोक का जो है सारा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अशोक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मौर्य काल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। गुप्त काल हो गया, गुप्त काल श्रवण काल भी बोला जाता है, यूपीएससी ने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। उसके बाद में जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ यहीं से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, आगे भी जाके देखना 2025 में मिलेंगे आपको, ठीक है। मिडिवल काल में आओगे तो संगम पीरियड याद रखना, संगम पीरियड याद रखना। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य मिडिवल में, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा बहुत मिलेगा अकबर को, क्योंकि अकबर थोड़ा पॉजिटिव देखता है यूपीएससी, इसलिए अकबर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। मुगल काल में कभी याद देख लें, औरंगजेब के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, आर्ट एंड कल्चर, जैसे हुमायूं है, नहीं हुमायूं ने, जहांगीर ने अच्छा काम किया, तो उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2018 या 19 में पूछा। जो पॉजिटिव काम किए हैं, थोड़ा एड ऑन किए हैं भारतीय कल्चर को डेवलप करने में, अकबर की भी बहुत अच्छी खासी भूमिका रहती है। इसलिए देखो यूपीएससी ने इबादत खाना पूछा, अकबर के बारे में 2022 में भी क्वेश्चन पूछा। ये दो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसके अलावा जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में तो गांधी है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, गांधी से रिलेटेड तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। उसमें स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। कांग्रेस के बारे में पूछती है, अभी नहीं पूछेगी, पर कांग्रेस की भी, बीजेपी है भी ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कौन सी सरकार है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। देख लो आप बाद में, जब तक ये कांग्रेस सरकार रही तब तक कांग्रेस का बारे में बहुत यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं, पर जैसे आप उधर देखोगे ना, जब से बीजेपी आई है, कांग्रेस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो ये भी फ़र्क पड़ता है। चलो ठीक है, अभी तक देखो, कल इस क्वेश्चन को मैं जब कर रहा था तो देखो मुझे एक नई चीज़ मिली, ध्यान से देखना। सिंधु घाटी है सभ्यता। अब देखो एक ही चीज़ को वर्ड समझो, सिंधु, पहली बात सिंधु नदी, ये चीज़ समझो, ये क्यों भाई ऐसे वर्ड कोई नहीं बनता। सिंधु नदी तो याद करो, सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान वाला जो इलाका है, फिर उसके बाद में अरब सागर में मिल जाती है। अब घाटी है, घाटी का मतलब क्या होता है, याद करो, जैसे नर्मदा नदी जो बहती है रिफ्ट वैली में बहती है, तो उसी के आसपास जो है ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित होते। अब सभ्यता को अब कोई चीज़ बनती है जब उसमें याद रखना कि आर्ट एंड कल्चर होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब संस्कृति होगी, कला होगी, ठीक है। सभ्यता याद रखना कि ऐसे नहीं बनती, सिविलाइजेशन बनने में बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ध्यान से समझना ये चीज़ को, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली अप्रोच वो अपनाएंगे अपन, है ना। अब देखो ध्यान देखना, यह प्रमुखतः मेनली बोल रहा है लौकिक सभ्यता थी, हाँ, सभ्यता। अब ध्यान से समझना, सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। एकदम पॉजिटिव बात है भाई, ये तो वही बात होगी ना, धर्मनिरपेक्षता जैसी बात कर रहा है कि आप धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म के अतिवादिता तो क्या ला देता है, कम्युनलिज्म ला देता है, सांप्रदायिकता ला देता है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचो तो ये बात एकदम पॉजिटिव बात है ये तो। पर सभ्यता सिविलाइजेशन ऐसे नहीं बनता है। कोई व्यक्ति सिविल, जैसे अपन सिविल मतलब भाई किसी व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति कब बोलेंगे अपन, भाई जिसका बोलने का आचरण अच्छा हो, उसके जो कार्य है वो भी अच्छे हो, तो भाई कोई सभ्यता ऐसे, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी नहीं होगी। धार्मिक तत्व अगर मान लो वर्चस्वशाली होगा तो स्वाभाविक बात हो, तो खतरनाक होगा ना, दूसरे धर्म को वो विरोध करेगा तो झगड़े होंगे तो सभ्यता कैसे बनी हो, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो ये बात तो सही, एकदम पॉजिटिव बात है। धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है तो आज का संविधान है भारत का, वो भी यही फॉलो करता है। दूसरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना, हिस्ट्री के क्वेश्चनों में, हिस्ट्री का किसी भी क्वेश्चन में हमेशा एक माइंड रखना, अपने माइंड में हमेशा बैकअप रखो, जो चीज़ अभी जो अपने जो प्रेम्बल है उसकी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, यहाँ से अच्छी चीज़ें निकालता है यूपीएससी बाहर। कभी है, मुझे बताओ, औरंगजेब का ये कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को मारा, ऐसा कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं? नो, हमेशा वो चीज़ यूपीएससी सिखाने का प्रयास करती है जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें थी। तो भाई ये तो अच्छी चीज़ है, और अपने को पता अपने प्रेम्बल से भी मिलती है, एकदम बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये तो। भाई यूपीएससी चाहेगी ना कि भाई यूपीएससी जो भी स्टूडेंट तैयारी करे वही चीज़ सीखे। भाई धर्म को हमेशा कभी प्रायोरिटी नहीं देना कि आप धर्म को एकदम अतिवादिता के लेवल पे चले जाओ, वो देश वो कभी भी सभ्यता के लिए हमेशा खतरनाक होता है। तो ये तो बहुत सिखाने वाली बात है, ठीक है। आगे देखो, उस काल में, ठीक है, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता बनी है तो भाई बहुत साल लगे होंगे, सभ्यता बने में पहले बता रहा हूँ बहुत साल लगता है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। भाई एक कपड़ा भी मिल गया, सोचो, तो ये तो आंसर होगा ना, वाइड अप्रोच रखो।
दूसरी बात बताओ, वस्त्र बनाए जाते थे मतलब लोग वस्त्र पहनते थे। मैंने क्या बोला, जब वो सभ्यता जो है सिविलाइज बन रही है तो इसका मतलब लोग सभ्य होंगे तो सभ्य बात है। देखो याद रखना, लोग कपड़े पहन रहे होंगे तो मान सम्मान होगा। जैसे जंगली व्यवस्था में क्या होता, जब प्रारंभिक अवस्था थी जंगल में सब लोग नंगे रहते थे, ऐसे रहते थे, तो वो सभ्यता को अपन कभी सिविलाइज बोलते हैं कि नो, नेवर। तो वस्त्र बनाए जा रहे तो ये तो सिविलाइज का ही तो चीज़ हो गई ना। तो ये चीज़ रखनी तो पॉजिटिव बात है। ये भी दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ये चीज़ याद रखना। तो ये वर्ड जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना कि उसका मीनिंग समझो और वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर सिखाने का प्रयास करा तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है ना कि वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। एक और चीज़ याद रखना कि जो मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ पे अपने को जो मिलते हैं 3 मुख वाला पुरुष मिलता है ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ। ये चीज़ याद रखना, मोहनजोदड़ो से अपने को मिलता है 3 मुख वाला प्रश्न, ठीक है। ये जो है ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, ये थोड़ा याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि पुरुष जो देवता थे उस टाइम, याद रखना पुरुष जो देवता थे वो कौन थे, पशुपतिनाथ थे। पशुपतिनाथ मतलब शिव जी को ही बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, मेहरगढ़ से अपने को कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिलता है। अब सभी बात है, जब मेहरगढ़ से अपने को कपास मिल रहा है तो कपास से तो वस्त्र बनाए जाते थे। अगर मतलब ये फैक्ट है याद है तो तब भी आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये 2-3 फैक्ट बताए आप लोगों को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य फसल थे, खाद्य मुख्य फसल थे, और कपास का कपड़ा पाया गया था, ये मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन पूछ रहा था कि और कुछ? उसका पहला ऑप्शन है। बताओ। इससे भी प्रमुखता फिर था के बाद वर्चस्वशाली नहीं था। फिर मैं कितनी बार बोला हूँ कि आप इस वर्ड के आधार पे मत काटा करो, यही तो आप लोग समझ नहीं रहे हो। यही यूट्यूब की ट्रिक और इसमें अंतर समझो। मैं उस सेंटेंस का मतलब बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझो। आप पूरे हॉल में देखो ना, हॉल में देखो तो क्या एक्सट्रीम वर्ड है, क्या उल्टा पॉजिटिव वर्ड है भाई। ये तो प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब इसको देख के मत काटो। क्या इसके स्टेटमेंट से एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है? नो, अब पॉजिटिव आ रहा है ना पूरा, अगर पढ़ोगे तो स्टेटमेंट को। मैनली वर्ड यूज़ किया है इसने, क्या यूज़ किया है अभी ये भी पकड़ो। देखो ना इसने हाँ देखो, अगर मैनली यूज़ करता तो गलत, डोमिनेट किया है। डोमिनेट का मतलब सभी बात, मतलब जैसे मान लो कि भाई 51 लोग भी ऐसे हो गए, बस अच्छी बात है ना। तो डोमिनेट करने का मतलब होता है कि आप जस्ट एक वोट से ही चाहे जीतो। मैनली तो ये हो जाता है कि एकदम 99% है, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। ये चीज़ भी याद रखना आप। देखो ये हमेशा याद रखना, यूपीएससी गेम खेलती है। अब उनको पता है कि बच्चा अगर वो सीख रहा हो तो वो इस तरीके से काट देगा चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। अब देखो ध्यान से समझ, मैं कितनी बार बोला यूपीएससी सिखाने का प्रयास करती है हमेशा। पहली बात तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। धर्म जो आज अपन समझते हैं, ऋतु तो अपन बसंत ऋतु ये सब समझते हैं, ठीक है। मतलब मेनली अपन जो समझते हैं उसके बारे में बात करें। अपन आगे क्या बोल रहा है, भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सभ्यता के बारे में बात आ रही है तो पॉजिटिव बात होगी कि केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है केंद्रीय विचार को, मतलब समझ बात है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जहाँ यूपीएससी को सिखाएगा तो उसको एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन वाले स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अब यहाँ पे धर्म के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ऋतु के बारे में, खत्म बात। वो एक्सप्लेन कर रहा है, सही होगा। बस इतना देख लो कहीं इंटरचेंज तो नहीं कर दिया। अब देखते हैं अपन, वो तो पढ़ के पता चल जाएगा अपने को। ये चीज़ बस हमेशा याद रखना, ठीक है। धर्म जो होता है व्यक्तियों के दायित्व, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। एकदम पॉजिटिव बात है, ये तो बात सही है। असली धर्म तो ये है, जो आज जो आडंबर फैला दे वो धर्म नहीं है। अब देखो यूपीएससी इसे ये भी सिखाना चाह रहा है, भाई आप जो धर्म है उसका असली महत्व समझो, धर्म क्या है आखिर में। यूपीएससी यहाँ अभी इसको गलत नहीं करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग वालों की जो टेस्ट सीरीज होती है और यूपीएससी में यही तो अंतर होता है। यूपीएससी आपको सिखाता है, कोचिंग वाले आपको ये सोचते हैं कि कैसे मैं इस क्वेश्चन का गलत कराऊँ। यूपीएससी ये चाहता है कि यूपीएससी कोई अगर पेपर देने आ रहा है वो मेरे से सीख के क्या जा रहा है, ये चीज़ समझो, ये लॉजिक होता है। ये तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, इसको यहाँ चेंज कर देते, इसको यहाँ चेंज कर देते। पर जहाँ यूपीएससी सिखाने का प्रयास करती है वहाँ यूपीएससी इस टाइप को नहीं करेगी, हमेशा याद रखना। यूपीएससी को फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना होता तब वो करती है इस टाइप का। यूपीएससी इस टाइप का जहाँ कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर रहा हो पॉजिटिव चीज़ को, वो कभी भी गलत नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखना। धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। मुझे बताओ, एक बात है कि डिजायरेबल स्टेटमेंट है, ये तो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कोई एक्सट्रीम वर्ड है? नो, कुछ भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। बस यहाँ पे एक जो चीज़ देख दो, रिप्लेस वाली चीज़ देख सकती है, बस
ऋतु जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब इसको देख के यहाँ मत काट देने, एक बार पढ़ना। रीता वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स शेड एंड ऑल इट इन कंटेंट। तो मैंने कितना बोला, जो एक्सप्लेन करता है ना कोई स्टेटमेंट को, ठीक है, ये भी दूसरी बात पॉजिटिव बात है, तो ये कभी गलत नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखना। जहाँ एक्सप्लेन करता है, यहाँ भी डिजायरेबल स्टेटमेंट। रीता का मीन्स रिचुअल है, रिवाज। और डिजायरेबल स्टेटमेंट ऊपर संकल्पना और नीचे संचालित करने की वजह से, इन दो नहीं, टाइप की वजह डिजायरेबल से। स्टेटमेंट का मतलब है भाई ये आपको चाह क्या रहा है कि धर्म कैसा होना चाहिए, और रीता जो है रिचुअल्स कैसे होने चाहिए, इसलिए डिजायरेबल स्टेटमेंट है भाई। ऐसा होना चाहिए तो पॉजिटिव चीज़ है ना, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए डिजायरेबल स्टेटमेंट है ये, ऐसे तो होना चाहिए। जैसे मैं देखो मतलब जो अच्छी बात है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भारत महान बने, क्यों नहीं, ये तो डिजायरेबल स्टेटमेंट है। भारत में कभी भी कोई धार्मिक हिंसा ना हो, ये तो डिजायरेबल स्टेटमेंट है। लोग धर्म का असली महत्व समझे, ये तो डिजायरेबल स्टेटमेंट है। अब मैं इसी को फैक्चुअल स्टेटमेंट बनाना चाहूँ, भारत में जो है मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा सर्वाधिक है, अब ये क्या हो गया, फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया। तो मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो मतलब चाहता है कि भाई यूपीएससी चाहता है कि ये चीज़ तो बने। तो देखो ये जो आज जो पेपर किया अपन ने, देखो ट्रिक तो लगती है, पर मैं फिर बता रहा हूँ ट्रिक की जगह कॉन्सेप्ट पे जाओ। कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे, और थोड़ा बहुत अगर माइंड में नॉलेज रखते हो आप, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, एक तो ये चीज़ होगी जैसे आज अपन ने इस तरीके से किया, ये पैटर्न सही है या मैं जो है कि नहीं ओनली ट्रिक बताऊं और उसके बाद में करते चलो, बताओ। नहीं, यही सही है, यही सही है। इससे क्या होगा ना, देखो ना आज जैसे आप सुने हो ना, अब देखो कल इसका कितना फायदा मिलेगा देखना। तो मैं चाहता हूँ कि देखो 2000 क्या हो गया, यही सही है सर। यही सही है, अलग से R&D में जाना पड़ेगा और बहुत सारी बुकें नहीं। दूसरी बात देखो ना इसका, देखो ये चीज़ फायदा समझना कि जैसे अपन 1993 से लेके 2024 तक कर लेंगे। जैसे अभी देखना, कल ही तुम देखना यहाँ जा आपने जितना डिस्कस किया ना कल, इससे तुम लोग 10 से 15 क्वेश्चन बना लोगे। सोचो जब इस तरीके से अपन थोड़ा बहुत बार बार करेंगे तो 25 में आपका जो क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएंगे, मतलब नॉलेज लेवल वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सही कर लो, नॉलेज रहेगा तो ट्रिक भी लगा लोगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शनों पे भी काम करते चलेंगे साथ में, वो किया ही है मैंने आज, तो ये काम भी करेंगे। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि अब देखो ध्यान से समझना, अब जैसे उनमें से मैं कुछ बताते जा रहा हूँ जो आज आपने देखा उसमें से, उन नोट्सों में से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ लेनी है आप लोगों को, वो मैं साथ के साथ बताते चलता हूँ। पहली बात तो लक्ष्मीकांत, तो उसको अच्छे से पढ़ो, और 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी 12th का तीनों पार्ट, और उधर जो भी आप स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हो जो मैंने काम बोला, तो हाँ होमवर्क लिख लो, अभी होमवर्क करो, ये भी साथ के साथ करते चलो। सर लक्ष्मीकांत और क्लास नोट्स दोनों पढ़े क्या? क्लास नोट्स कौन से है आपके पास? सर खान सर की कोचिंग का। नहीं आप वो पढ़ो कोई नहीं, पर मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए वो तो पढ़ना है ना, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए तो पढ़ना ही है, आप समझो इस बात को। सर कौन से बता दीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर। उठा के फेंक दूंगा, कहाँ सो रही हो तुम, क्लास मैंने करवा दी पिछले कल सैटरडे को 3.5 घंटे क्लास ली हो, नहीं देखी इसका मतलब आपने। अरे सर हो जाती क्लास देखो ना जाके, उसमें मैंने क्या करवाया, ये तो काम करवाया ठीक है, क्लास कर लेना, ठीक है। अब देखो सुनो, पॉलिटी में मैं फिर बता रहा हूँ बार आपको ओनली PYQ करने हैं, जो मेरी क्लासेज के साथ कर लो, ठीक है। जो जिन्होंने नहीं देखा है, PYQ में जितने भी सारे स्टेटमेंट है सही है, वो जो गलत है उनको सही करो, जो सही है वो तो रट ही लो, और जो गलत है उनको सही करो, तो वो मैंने करवा भी दिए थे साथ के साथ, ठीक है। ये काम। दूसरा काम जो है आपको, जो मैंने लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए उनको रट लो। मैं फिर बताऊँ डेली टेस्ट लूँगा मैं आप लोगों का, आज तो मैंने ऐसे ले लिए क्वेश्चन, कल मैं कल कुछ डायरेक्ट पूछ भी लूँगा, कोई जरूरी नहीं ऐसा नहीं कि डेली मैं तुमसे क्वेश्चन ही करवाऊँ, मैं डायरेक्ट पूछ भी सकता हूँ भाई इसका क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर होती है, राज्यपाल के पास कौन सी, मैं डायरेक्ट पूछूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं क्वेश्चन ही करवाऊँ। तो वो रटी हुई होनी चाहिए आपके पास, जो मैंने चैप्टर लगवाए हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा मैं जो है एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वो नहीं बचेंगे मेरे अनुसार, अगर आप ये कर लेते हो ना तो 1-2 चैप्टर होंगे जो लगेगा कि हाँ अलग से हटके, वो मैं बता दूंगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले आप इनको अच्छे से करो। पॉलिटी के लिए तो ये होमवर्क है आपका, इसको बार पढ़ो। हिस्ट्री के लिए देखो पहली बार जो आपको करते चलना है, जो 2011 तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया है लगभग, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे इसमें सबसे पहला काम जो मैंने आज बताया था कि एनसीईआरटी जो 6ठी 7वीं 8वीं है और 12th के जो तीनों पार्ट है उनको पढ़ो। एक बार में रीडिंग कर लोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा, एक बार तो ज़रूर पढ़ के रखो इनको। फिर इनमें से मैं इंपॉर्टेंट बता ही दूंगा, ठीक है। मैंने ऐसे भेजा भी है, 8th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजा है, 9th का तो पढ़ना ही नहीं है ना, 11th पढ़ना, 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th का 3rd वाला इंपॉर्टेंट पढ़ना, एक बार तुम खुद से पढ़ो, फिर वो चैप्टर ही पढ़ लेना, ठीक है, काम चल जाएगा। उसके बाद में जो भी आप विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उन तीनों में से, ठीक है।
उसके बाद में एंशिएंट और मिडिवल का मैंने काम बताया, वो देखो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इसमें से एंशिएंट मिडिवल मैप पे काम करना है। दूसरी बात आपको जो इसमें काम करना है, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है पीछे, रुको मैं अभी बता देता हूँ। ये आपको जो है सतीश चंद्रा और रामचंद्र शर्मा से करनी है, और उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊंगा तो वही पढ़ना, वो फालतू चैप्टर मत पढ़ने बैठ जाना, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ याद रखना, तो वो काम मत करना उधर। अब जैसे मैं कुछ सिखाता हूँ, रुको, मुझे मेरे पास है वो PDF, मैंने कहाँ भेजा था उसको, हाँ मिल गया। मध्यकालीन भारत, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, मैंने PDF भेजा है इसका, अच्छे खासे ये अच्छी वाली PDF मिल गई थी, ठीक है। देखो ना इस टाइप की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, ये चीज़ याद रखना। रुको एक मिनट। एक तो मैप हो गए, ठीक है, मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से यूपीएससी ने पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दूंगा, ये तो आपको पहले भी PYQ कर लेंगे, फिर मैं बता दूंगा। जैसे लक्ष्मीकांत में बताया हूँ ना, वैसे इसमें भी बता दूंगा, वही चैप्टर पढ़ना फिर, ठीक है। पर अभी जो काम करना है आपको, ठीक है, इसमें देखो अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जो लिवेंट का क्वेश्चन आया था 2022 में, वो डायरेक्ट यहीं से आया है। इसमें तो इन्होंने इतना कुछ दिया नहीं है। एंशिएंट ये शायद है ना, ये ओरिजिनल NCERT है। एक वैसी भी मिलेगी आपको जिसमें, अब देखो ये है, जैसे ये मैप है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इसके बारे में। तो जैसे मैप दिया है ना, देखो ये यूपीएससी ने इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है। तो यहाँ जब मैप हो गया, आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके बारे में ज़रूर कर लेना। बस अभी इतना करो, चैप्टर मत पढ़ना, अभी मैप जरूर कर लेना। मैप क्योंकि जो पोर्ट वाले क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, ठीक है। जो अशोक से रिलेटेड है जो क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे ये मैप अच्छे से कर लेना इनके। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ये वाली बुक नहीं है, जो भी है पर ठीक है, इसमें ये करना। एक रुको मुझे जो खोलनी थी, विपिन चंद्रा, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। देखो अभी दो है, ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ते हैं। एक मिनट रुको, ये वाली है या वो वाली है? एक मिनट रुको, अभी इसमें चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाना। बस अभी जो है वो काम जो बताओ, मैप को काम कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2025 में ज़रूर बनेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी ओड ईयर होता है ना, तो ओल्ड NCERT से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ कुछ तो मैं बता ही देता हूँ, पर छोड़ो अभी वो कर लेंगे काम। जैसे आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, देखो जैनिज्म बौद्धिज्म यहाँ दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, मौर्य युग जो अपना है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुप्तकाल इम्पोर्टेंट है, वो अपन पढ़ेंगे भी, मतलब साथ के साथ वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और रुको, जो मैप है ना, मैप देखो इसमें है ना, मैप का दिया भी है। वहाँ से देखना कितने क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए हैं यूपीएससी ने। छोटा हो पर है ना, देखो साइड में मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो दिया है इसमें, पीछे दिया है। एक बार जैसे चैप्टर खत्म होता है ना, उसके पीछे कुछ कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। ये वाला ये ज़रूर कर लो अभी, मतलब अभी ये छोटा ये काम कर लो, ये ज़रूर कर लेना। अब देखो यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, याद आया? ये वाला देखो, कल्याण द्वारा राज तरेंगी, जेम्स ब्रिटशेप, याद करो 2017 का क्वेश्चन 1993 में मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम ये मान के चलो, मैप प्लस ये कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अभी देखो मैं अभी कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, समझ में आया? बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए बता, देखो यही चीज़ समझो। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से जितने भी मैप दिए हैं, देखो मैं ट्राई करता हूँ, देखो अगर मैं बना पाए PDF, पर मैं देखो अगर कोई बना सकता तो ये कर लेना। ये मैप वाले अगर कोई देखो जो जितना अच्छा देखो सहयोग करो, ये मैप वाले और ये वाली इन्फॉर्मेशन ये सब जगह एक जगह करके कोई PDF बना के अगर भेज सकता तो भेज देना, सबका हेल्प हो जाएगा। ये काम कर लेना। आपको मैं बता रहा हूँ ना, 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अभी मैं आपको करा दूँ, पाणिनि का व्याकरण में पूछा यूपीएससी ने, कितने क्वेश्चन तो इसी एक से ही मिल गए। देखो कलिंग खारवेल का हाथी गुफा विलेख, यहाँ से ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा।
एक क्वेश्चन से जो एक से आपको कितने क्वेश्चन मिल गए। अभी देखो आगे और मैं दिखाता हूँ मैप से। ये देखो ये आपके यूपीएससी जो नदी वाला पूछा था, गंगा नदी को, उनके बारे में, ठीक है। ये तो चलो नया मैप है जो अभी प्रेजेंट टाइम का, रुक जाओ अभी आगे आएगा जो है शासकों का, उसमें कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वहाँ से। ये आ जाओ तांबा आपके पास 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी में भी काम आएंगे ये, तो इनका पीडीएफ बना लेना। और ये ऐसी वाली इनका देखो कर्नाटक 2018 का क्वेश्चन जाके देखो, 2018 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन वो यहाँ से आपका सोल्व होगा। खेतरी में तांबे के क्षेत्र, ये खेतरी है राजस्थान में, ये आया था 2018 का क्वेश्चन, जाके देखो आप। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पर मिल रहा है आपको हिस्ट्री में। अभी मैं देखो आपको वो भी बता रहा हूँ, लिवेंट वाला जो है ना क्वेश्चन वो यहीं से बना था, मैंने आपको भेजा भी था उसका, ठीक है। अब देखो ये लो 2021 का क्वेश्चन, जाके देखो सतलुज नदी के बारे में, याद आया। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, बस इसको काम कर लो। ये चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, मैप और ये चीज़ याद रख लेने, बहुत काम आएगा। इनको एक जगह पीडीएफ बना लो, ठीक है। अभी देखो और मैं बताता हूँ, अभी मैप बताने का। अब देखो यहाँ पे अब की बार वाला क्वेश्चन जो आपको वो भी मिल जाएंगे। अब देखो ये आ जाओ प्राचीन स्थल वर्तमान स्थल, ठीक है। अब देखो इसके बारे में ब्रह्मगिरी के बारे में पूछा था, ठीक है। नागार्जुन कोंडा इनके बारे में पता होना चाहिए। कोंडा आंध्र प्रदेश याद करो, अपन ट्रिक लगाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, चिरांद कहाँ पे है, ये तो एक एक रटे हुए होने चाहिए। बुर्ज खलीफा के बारे में याद करो, 2014 का क्वेश्चन आया याद, तुम लोगों को याद ही नहीं तो मैं क्या करूँ। जम्मू कश्मीर। हाँ, मेहरगढ़ का पूछा है नहीं पूछा, ठीक है। अभी आपकी बार जो यूपीएससी ने पूछा वो भी मिलेगा। ये ला मस्की कर्नाटक, याद आया 2022 का क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाला। चिरांद के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, चिरांद क्या है, तो इसमें से जो है आपको ये जो है पीडीएफ बना लेना, कोई बना सकता हो, सबके काम आ जाएगी। अभी रुको मैप जो दिखाना था मुझे, मिडिवल में देखो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गणेश्वर 2022 का क्वेश्चन याद आया, शायद 2022 या 21 का क्वेश्चन है गणेश्वर के बारे में। गिलंद 2000 क्या है गणेश्वर का? देखो गिलंद है और जौरे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। अब ये देखो ये लो आपकी बात 2024 का क्वेश्चन, ये तो 2024 में पूछा, 21 में पूछा, कितनी बार पूछ चुका। चुंदड़ो कोटजी, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, लोथल, सुत कोतड़ा, रंगपुर, देसलपुर, याद आया धोलावीरा, कितनी बार पूछा। राखी गढ़ी, इसीलिए बता देखो काम उतना है कि अब ये पूरा चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये चीज़ है, चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये है, इसको कर लो आपको हो जाएगा क्वेश्चन। चैप्टर में इंफॉर्मेशन मिलेगी, परंतु यहाँ से आपको एकदम देखो भाई एग्जामिनर तो खुद सोचो, मान लो मुझे इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना है, तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ने बैठूंगा या फिर मुझे यहाँ से जब मिल रहा है तो मैं यहीं से पूछ लूँगा ना आपको, मुझे भाई क्वेश्चन बनाना है बस खत्म बात। तो मुझे पता जब यहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं वहीं से बनाऊंगा ना, यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन बनाया है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अभी ध्यान से देखना, ठीक है। नगर लोथल में चावल का प्रयोग, ये आगे क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था लेखन, ये लो 2023 का क्वेश्चन, याद आया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, ये याद करो जो उसने पूछा था कि क्या थे वो 3 नाम देके बोला था, ये उन्हीं में से है ये सारी चीज़ें। अरे रुको मौर्य शासन का आने तो, मौर्य शासन का अशोक वाले सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ये रुको 1 मिनट रुको, ये घोड़े की हड्डियाँ मिलती है, कब मिलती है, होमकृत इलियड या ओडिसी, ऋग्वेदिक युग। भगवानपुरा, बैक्टीरिया, गड़े,
कल आएगा वो क्वेश्चन। मोरे काल में आओ, 1 मिनट कटो। ये कौन सा काल आ गया? जैनिज्म बुद्धिज्म। अब सोचो यहाँ से कितनी बार, जब की बार आया था ना, चलो अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना, बुद्ध को क्या क्या बोला जाता है ना, अभी देखना। तथागत, अब देखो मुझे पता था तथागत उसको बोला जाता है, मैंने कोई बुद्ध का मूवी भी देखा था, उस तरीके से आप कर लेते तो उसका हो जाता। ठीक है, तथागत एनसीईआरटी में। हाँ देखो ये वाला यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कितनी बार, उसको कहाँ पे मिला, क्या है। 2014 और 15 में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे वहाँ से। देखो सर उसमें तीनों नाम आएंगे तो 2 आएंगे, शाक्य 2 मुनि आएंगे, 2 और आएंगे। जो तथागत। न्यायपूत है ना वो उसको बोला जाता है महावीर को। अरे वही तो मैंने कल ट्रिक भेजा था कि देखो वही चीज़ तो देखनी है आपको, कि वो ऑप्शन जो है सिमिलर जिस टाइप के ऑप्शन बनाता है उसमें वही चीज़ तो लगती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो अच्छे तरीके से आपको रट जाना है। जैन धर्म का क्या योगदान है, गौतम महात्मा बुद्ध। देखो यहाँ पे देखो बुद्ध को क्या बोला, प्रज्ञावान भी कहलाते थे। ठीक है, तो ऐसे दिया है, अगर आप थोड़ा वो डिटेल में पढ़ोगे तो इसके बारे में दिया है वहाँ पे। स्टार्टिंग मार्ग बौद्ध इसके प्रसार के कारण क्या है, ये क्वेश्चन अभी आएगा उधर 2023-24 में, सॉरी 13-14 का क्वेश्चन करोगे तब आपको मिलेगा वहाँ पे। सूत पिटक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसके बारे में विनय पिटक, इनके बारे में पता होने चाहिए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। अभिलेख साक्ष्य, अब देखो धीरे धीरे जो है, रुको अशोक वाला निकालो एक बार। ये एक बना लेना, एक जगह बना लेना, उससे काम हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपन सीक्वेंस वाइज बनाना, कोई भी बनाएगा तो। छोड़ो आगे देखो, एक और मैं बता रहा था, जैसे 2020 में आया था क्वेश्चन, रुको अभी मैं बताता हूँ, वो मैंने मैप भेजा भी था आप लोगों को, परंतु रुको। चंद्रगुप्त, अब आ गया मौर्य युग। अब देख रहे हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। देखो पहला मैग्नेसिस के बारे में क्वेश्चन आएगा जो यहीं से बना है। अशोक के बारे में कितने क्वेश्चन आए। देवनागरी पीरियड याद करो कहाँ पे उसको बोला गया है, 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखना दमघोष की नीति उसकी क्या थी, मतलब नई एनसीईआरटी दोनों ही साथ में पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आ जाओ इधर, कितनी बार यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा है। कौशाम्बी, उसके याद करो जो लघु लेख थे। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, अशोक का राज्य क्षेत्र कहा था। मस्की याद करो, देखो यूपीएससी ने एक बार डायरेक्ट मस्की कहाँ, कर्नाटक। ठीक है, ब्रह्मगिरी, ये चीज़ याद रखना। धौली कहाँ पे है, यूपी। गिरनार, देखो गिरनार 2020 का क्वेश्चन याद आया, गिरनार गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ था वो अगले मैप में मिलेगा, बैराट, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है। टोपरा, कालसी। अब ये देखो यही डायरेक्ट इसी मैप का यूज करते हुए यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। रुको, अभी अशोक के बारे में पूरा अच्छे तरीके से दिया, तो इसीलिए यूपीएससी फेवरेट थीम क्यों है भाई, उसने जब बुक में इतना चीज़ें लिखी है तो वो क्यों नहीं पूछेगा। छोड़ा, मतलब मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा आपको इससे पढ़ने से, मतलब पूरा बुक पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा तो आपको उल्टा इधर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये काम कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फिर और मतलब ये काम कर लो। और जो है उधर जो है अभी तो यही करो, आज ये कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो एंशिएंट और मिडिवल की बुक से ये काम कर लेना आप लोग, बहुत हेल्प मिलेगी। और जो न्यू एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी वहाँ पे भी करना है ये काम, समझ में आया। वहाँ पे मैप जो है वो करना, मैप का एक जगह करा लेना, जो इमेजेस दी हुई है वो ज़रूर कर लेना। चलो ठीक है, फिर थैंक फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं फिर।